वेलकम बैक एवरीवन अनदर लास्ट डे रिवीजन वीडियो फॉर यू पीपल सर। और भी क्या क्या लास्ट डे रिवीजन वीडियोस है उसके लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एक डेरिवेटिव्स का आ चुका है, अगर और भी किसी चैप्टर का आता है तो उस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। राइट। सेकंड सर, ये वीडियो इज फॉर फॉरेक्स एग्जाम के बाद। एफआर का पेपर देके आप जब भी आ रहे हो, राइट, उसके बाद अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको फॉरेक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जो और कॉन्सेप्ट्स भी उसमें ऐसा नहीं है जो आपके बेसिक्स बिल्ड करेंगे, नहीं, वो टाइम गया। वो एक फुल फ्लेजेड रिविजन वीडियो है, राइट। ये रिविजन वीडियो जिसमें हम वो बातें डिस्कस करेंगे सर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड है, जो उसी के काम की बातें हैं। करेक्ट सर। प्लेलिस्ट के बारे में बता दिया। दूसरा बता दो, इस वीडियो के दौरान हम लोग नोट्स रेफर करेंगे, राइट। तो दीज आर दी हैंडमेड नोट्स विच वी आर गोइंग टू रेफर। सर हमें कहाँ मिलेंगे नोट्स? डिस्क्रिप्शन में नोट्स का भी लिंक दे देता हूँ। एक टेलीग्राम मैसेज का लिंक है जहाँ पे ये नोट्स अपलोडेड है, जहाँ से आप डाउनलोड करके इस वीडियो का यूज कर सकते हो, राइट। तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे डिफिकल्ट वीडियोस, डिफिकल्ट चैप्टर्स के वीडियोस आप तक पहुंचा दो जिनको करके आपको लगेगा यार डेरिवेटिव्स का एक जो बहुत डिफिकल्ट बड़ा पार्ट था वो हमने वीडियोस के थ्रू ही कवर कर लिया, राइट। तो परफेक्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम वेस्ट का स्कोप है नहीं सर। फॉरेक्स के बेसिक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नाम ले रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं। होम करेंसी, फॉरेन करेंसी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, राइट। मन नहीं मान रहा है? आप जिस कंट्री में हो, है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन में, चलो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक है। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको जिस कंट्री का बता रहा है वो आपकी होम करेंसी है। और जिसमें एग्जामिनर आपको उस कंट्री का नहीं, अदर देन दैट जो भी करेंसी क्वेश्चन में दी है वो फॉरेन करेंसी। सर क्यों मैटर करता है? क्योंकि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइनल जो भी इनफ्लो आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे, जो भी गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एवरीवन जान लीजिए आपको होम करेंसी की टर्म्स में सारे आपके आंसर आने चाहिए, राइट। कोई गेन लॉस है तो होम करेंसी में आना चाहिए, कोई इनफ्लो आउटफ्लो तो होम करेंसी में आना चाहिए, वही मैटर करता है। सेकंड सर, एग्जामिनर अगर बताए नहीं कि आपकी होम करेंसी क्या है तो एक्सचेंज रेट्स देख के आइडिया लेना। अगर रुपी का रेट दिया है एग्जामिनर ने तो कुछ, पहली बात तो जो बोल दे वो बोलते, अगर वो बोले यू आर एन यूके एक्सपोर्टर तो पता चल गया भाई आपका होम करेंसी यूके। यू आर अ जापानीज इंपोर्टर तो पता चल गया भाई हम जापान के। एग्जामिनर ने बस सिर्फ बोला यू आर बाइंग समथिंग सेलिंग समथिंग, कहाँ का मानोगे खुद को? इंडिया का। रेट देखकर समझ में आ जाएगा, अगर 1 रुपये है तो उसमें एक आप इंडिया के हो, ठीक है सर। एक्सचेंज रेट क्या होते हैं? बेस बिड का, ये तो सब बियॉन्ड बातें हैं, बिड आस्क अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बेस प्राइस क्या होता है? जिसका रेट दिया है, बेस करेंसी। और प्राइस करेंसी क्या होता है? जिस करेंसी की टर्म्स में दिया है, राइट। कन्वर्जन के सबने सबके अपने अपने तरीके, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिन लोगों का बेसिक ऐसा ही है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, है ना, बचे हुए लोग 1 सेकंड रुक जाना। बहुत सिंपल कन्वर्जन का रूल होता है सर। आप कौन से अमाउंट को कन्वर्ट करना चाहते हो? समझो आप डॉलर्स को कन्वर्ट करना चाहते हो, राइट। $100 है, उसका रुपये में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अगर डॉलर का ही रेट दिया है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और अगर रुपी को कन्वर्ट करना चाहते हो लेकिन रेट भाई साहब डॉलर का दे रखा है तो आप क्या करोगे? डिवाइड। बस एक सिंपल सा थॉट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, समझ का सर। कौन से रेट से मल्टीप्लाई, कौन से रेट से डिवाइड, वो बिज राज का कॉन्सेप्ट, आई थिंक उसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक है, राइट। अगर, हाँ सर, उसके बाद आता है सर एक्सचेंज रेट को इन्वर्स कैसे करते हैं। वैसे तो आपको एक्सचेंज रेट को इन्वर्स करने का काम पड़ेगा नहीं, फिर भी कभी पड़ जाता है। तो अगर वन वे कोट है तो डिवाइड बाय एग्जैक्टली 1 डिवाइड बाय रेट कर देना, सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर टू वे कोट है तो प्लीज समझना, बिड और आस्क ये जो दो रेट है, तो 1 डिवाइड बाय बिड करोगे ना तो आस्क बनेगा, और 1 डिवाइड बाय आस्क करोगे तो ये इन्वर्टेड का बिड बनेगा। ये सर डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, इसका भी एज सच कहीं यूज आने के चांसेस कम है, फिर भी जान लो। देखो आप इंडिया में ना, तो इंडिया में हर चीज आप किस में सुनते हो? भैया एप्पल क्या, इतना रुपए का। भैया आईफोन कितने का, इतना रुपए का। भैया ये बॉटल कितने का, इतना रुपए का। तो सिमिलरली डॉलर्स कितने के, येन कितने के, पाउंड कितने के, रुपी में। तो जब आप इंडिया में रहते हो तो आपके लिए हर चीज का डायरेक्ट कोट क्या होता है? जब वो रुपी की टर्म्स में दिया रहे। यूएस में जो बंदा रहता है उसके लिए डायरेक्ट कोट क्या है? जब वो डॉलर की टर्म्स में दिया रहे। अदर देन दैट एवरीथिंग इज इन डायरेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, फॉरेक्स में ऐसा कोई तूफानी कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो आपको नहीं आएगा। फॉरेक्स में होगा सर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का प्रॉपर एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन जब मार्जिन लगाने जाता है ना, स्टूडेंट गलती कर देता है। वो ये समझ ही नहीं पाता है सर कि अगर आस्क रेट है तो सिर्फ आस्क का एक्सचेंज रेट में से आस्क पिक करो, और आस्क में मार्जिन सर हमेशा ऐड होता है। इंटर बैंक आस्क रेट में जब आप मार्जिन ऐड करते हो तो मर्चेंट बैंक रेट आता है। मर्चेंट बैंक रेट मतलब जिससे बैंक कस्टमर से ट्रीट करती है, राइट, कस्टमर से ट्रांजैक्ट करती है। सिमिलरली अगर अगर बिड रेट का यूज है तो इंटर बैंक मिड में से मर्चेंट, सॉरी, मार्जिन माइनस करना पड़ेगा तो मर्चेंट आएगा। सर प्लीज ध्यान रखना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन पे कभी भी ये अप्लाई मत करना एक्सचेंज मार्जिन। सर एक्सचेंज रेट के प्रेजेंटेशन एग्जाम में सिचुएशन बन सकती है, इसलिए जान लो।
रुपी पर डॉलर तो सिंबॉलिक ऐसे ही लिखते हैं, इसी बात को आईएसओ कोड्स में भी लिख सकते हैं, मतलब 3 अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिसको लिखा जाता है सर यूएसडी आईएनआर। इसको प्लीज ऐसा मत समझ लेना यूएसडी पर आईएनआर का मतलब है 1 यूएसडी इज इक्वल आईएनआर। तो बेसिकली दिस इज आल्सो रुपी पर डॉलर, दिस इज अनदर वे टू प्रेजेंट द थिंग्स। लेकिन यहाँ पे पता है एक चीज, कभी भी इस पे भी कंप्लीटली रिलाय मत करना। एग्जामिनर आपको कैसे एक्सचेंज रेट दे रहा है उससे हेड्स ले लेना। अगर उसने 50 दिया है ना, उसने बोला यूएसडी आईएनआर 50, अब मैं बोलूँ इसको देखने की जरूरत ही क्या है, दिस इज इजंट इट ऑब्वियस दैट 50 हैज टू बी रुपी पर डॉलर। तो जो कॉमन रेट्स है उसमें आप इस पे रिलाई करने की जगह नंबर पे रिलाई करना, जिसका आपको एक सेंस आता है, राइट। यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बना के दी है कि कौन सी चीज सबसे बड़ी मानी जाती है और कौन सी सबसे छोटी। एक सेकंड देख लीजिए सर। दूसरा बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मल्टीपल टाइम्स गेन लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तेरे गेन लॉस कहाँ से आ रहा है यार भाई? डॉलर खरीदना था, फिर डॉलर बेचा। डॉलर खरीदने बेचने पे रुपी टर्म्स में गेन लॉस हो सकता है ना। येन खरीदना था, येन बेचा। अब येन को अगर आप डॉलर के अगेंस्ट खरीद, जब येन खरीद तो डॉलर दिया, जब येन बेचा तो डॉलर आया। तो डॉलर के आने में और डॉलर के जाने में ये जो गेन लॉस हुआ है इसकी बात चल रही है सर। गेन लॉस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दो पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करवाया जा सकता है आपसे। पहला, खरीद के बेचने में, तो बेचने से होगा इनफ्लो, खरीदने से होगा आउटफ्लो, डिफरेंस हो गया गेन लॉस। दूसरा सर एक पर्सपेक्टिव रहेगा जहां पे अपॉर्चुनिटी लॉस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि आप क्वेश्चन भी रिकलेक्ट कर पाओगे। सर हमें कुछ पैसा रेमिट करना था, लेकिन हम आज रेमिट नहीं कर पाए, 3 दिन बाद रेमिट किए। तो हम बोलते हैं आज रेमिट करने के लिए खरीदते तो कितने का आउटफ्लो होता, कौन सी करेंसी में? करेंसी में हमेशा मैटर क्या करेगा? इनफ्लो आउटफ्लो, होम करेंसी। अब आज नहीं कर पाए, 3 दिन बाद डिले हो गए, तो क्या 3 दिन बाद डिले होने से रेट्स में चेंज हुआ क्या? और रेट्स में चेंज हुआ तो अब हम वही चीजें सस्ते में खरीद पा रहे हैं या महंगे में? पहले सस्ते में आई थी, अब महंगे में आ रही है। एक्स्ट्रा गया ना, जितना जाता उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा गया ना, आउटफ्लो, एक्स्ट्रा आउटफ्लो लॉस। और अगर कम गया तो इनफ्लो गेन। परफेक्ट सर। गेन लॉस कभी भी कम कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए दो रेट्स। अब दो रेट्स के बेसिस पे जब आप गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे तो या तो पर यूनिट लेवल पे कर सकते हैं, टोटलिटी बेसिस। कैसे? आपने बोला डॉलर 65 में खरीदा, 68 में बेचा, क्या सबको 3 रुपए का गेन फील हो रहा है क्या? रुपी, एवरी डॉलर हाउ मच इज गेन इन रुपी टर्म्स सर? 3 रुपया। तो 1 डॉलर पे जब 3 का तो 10,000 में कितना सर? 30,000। अब या तो आप इसको पर यूनिट बोल दो 65 68 माइनस, या फिर टोटलिटी बोल दो, जो मन हो एग्जाम में कर लेना। एग्जाम मोस्ट 99% केसेस में ये करता है एग्जामिनर। लेकिन पता है क्या कितनी बार कैसा होगा, वो बोलेगा डॉलर खरीदे बेचे, लेकिन समझदार है वो रेट डॉलर का नहीं, किसका दे देगा? पी का। बोलेंगे भाई साहब 10,000 डॉलर खरीदे इन रेट्स पे। तो सर जी जब आप ये करते हो ना, तो एक चीज प्लीज ध्यान रखना, उस केस में आप पर यूनिट कैलकुलेशन कभी कर ही नहीं पाओगे। उस केस में हमेशा 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 आपको टोटलिटी वाला कैलकुलेशन करना रहेगा। गेन लॉस का फॉर्मूला कहीं भी दिमाग में घुमा लीजिए, इट इज ऑलवेज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या रेट है फर्क नहीं पड़ता सर। आपने कोई चीज बेची है ना तो इनफ्लो होगा इस रेट से, कोई चीज खरीदी है ना तो आउटफ्लो होगा इस रेट से। सिंपल। ठीक है, परफेक्ट। सर क्रॉस रेट का कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, सबका अपना अपना एक तरीका होता है क्रॉस रेट के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, क्लास स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक इतना सा मैसेज है सर। हम पता है क्या देखते थे, हम बोलते थे यार इन दोनों को, अगर एक सिंपल सी प्रोसेस पता है क्या थी, हम बोलते थे सर इन दो रेट्स को मिला के एक रेट बनाना। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो एलिमिनेट हो रही है क्या कॉमन करेंसी? हो रही है, मतलब होगा तो मल्टीप्लाई, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई से नहीं हो रही तो फिर कैसे एलिमिनेट होगी? डिवाइड से। और जब डिवाइड से एलिमिनेट करते हैं तो क्वेश्चन आता है व्हाट डिवाइड बाय व्हाट। और व्हाट डिवाइड बाय व्हाट का रूल ये था भाई साहब कि आप इमेजिन करो कि कॉमन करेंसी तो कैंसिल हो जाएगी, राइट। लेकिन न्यूमरेटर में जो आप रेट रख रहे हो उसकी जो करेंसी है एज इट इज वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, है ना। तो जब हमने ये बनाया, तो अगर a बाई सी क्रिएट करना है तो हम क्या बोलेंगे सर? दिस डिवाइड बाय दिस तो हो गया, है ना। ये वापस एक हल्का सा तरीका अलग हो सकता है दूसरे स्टूडेंट का सोचने का, राइट। तो इस पर मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, आप सिर्फ बने रहना, ठीक है। कॉमन से कॉमन कैंसिल हो गई सर। फाइनल फाइनल रेट में आते आते सिर्फ ए और सी बचेगा। अब ए बाय सी आएगा या सी बाय ए, कैसे सोचे सर? प्लीज देखो, न्यूमरेटर में जो करेंसी है, राइट, न्यूमरेटर में जो करेंसी है उसमें क्या बच रहा है? डिनोमिनेटर बच रहा है, न्यूमरेटर बच रहा है सर? एज एन सॉरी सॉरी सॉरी, न्यूमरेटर में जो करेंसी उसमें क्या बच रहा है? प्राइस करेंसी या बेस करेंसी? सर प्राइस बच रही ए में, मतलब फाइनल आंसर में भी ए क्या आएगा? प्राइस करेंसी। मतलब ऐसा करने से ए बाई सी आ जाएगा, राइट। डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, बेसिक चीजें आनी चाहिए, अभी का बात नहीं है ना। सर कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, कवर अप करेंगे, तो पोजीशन कौन सी लेते हैं? ऑपोजिट। डेरिवेटिव्स में भी समझा दिया था सर, क्या बोल रहे हो ध्यान से। कंपनी बोली कि आज डॉलर खरीदे, कल बेच दिए, इतने में खरीदे थे इतने में बेचे, क्या कर रहा? बेचते टाइम क्या कर रहा है? स्क्वायर ऑफ।
ये होता है स्क्वायर ऑफ। सर स्क्वायर ऑफ करना मतलब एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देना, जिसमें होगा गेन लॉस। और गेन लॉस का कैलकुलेशन तो मेरे भाई आप बेसिक्स में सीख ही चुके हो ना बहुत अच्छे से, ठीक है। सेकंड, सर कवर करना। कवर करना मतलब मैं बैंक हूँ भाई, तो मैंने बोला कि यार बेच देता हूँ। अब मैं बैंक हूँ, मैंने एज अ कस्टमर आपको बेच दिया। अब आपको बेच दिया, मुझे टेंशन हो रहा है कि यार आपको दूंगा कहाँ से। तो मैं गया इंटर बैंक मार्केट में, गया दूसरे बैंक के पास, बोला दे दो भाई साहब, किसी कस्टमर को देना है। तो दूसरे बैंक से जब मैंने खरीदा, मतलब मैंने कवर कर लिया, अब मुझे डर नहीं है, खरीद भी हो गया, बेच भी हो गया। और इसका डिफरेंस एवरीवन हमेशा क्या रहेगा, मेरा गेन लॉस। करेक्ट, परफेक्ट। सर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान। सर एग्जामिनर हमें 3 रेट्स देगा, 3 करेंसीज के मिला के 3 रेट देगा। और सर हम किसी भी 2 रेट का यूज़ करके थर्ड रेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे सर रुपी पर पाउंड दिया 100, हमने रुपी पर डॉलर और डॉलर पर पाउंड की मदद से फेयर रुपी पर पाउंड कैलकुलेट कर लिया 90। तो अभी पता चल गया पाउंड ओवर वैल्यूड है। मतलब समझ में आ गया सर, पाउंड को सेल करना है। ओवर वैल्यूड चीज़ को क्या करते हो, सेल करते हो। लेकिन भाई साहब सेल करोगे, सेल करके पाउंड को सेल करके 2 चीजें मिल सकती, रुपी और डॉलर। क्या लोगे सर, ऑब्वियसली जब रुपी के अगेंस्ट पूरा थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन बनाओ कि पाउंड सेल कर पाए और रुपी उसके अगेंस्ट हमें क्या मिले, रुपी। तो हमने कहा चलो ये दोनों बात के बारे में सोचते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं उस करेंसी से जो एग्जामिनर ने दी है। एग्जामिनर ने डॉलर बोल, उसने एग्जामिनर ने बोला ना आपके पास 1000 डॉलर है तो उससे स्टार्ट करो, वो बोले 1000 पाउंड है तो पाउंड से स्टार्ट कर दो। डॉलर अगर आपके पास है तो डॉलर से डॉलर तक आने के सर ये 2 तरीके जो आपको, पहले सर डॉलर से रुपी आएगा, रुपी से पाउंड आएगा, पाउंड से डॉलर आएगा, डॉलर से रुपी, रुपी पाउंड डॉलर। और पहले डॉलर से, दूसरा ऑप्शन है डॉलर से पाउंड आ जाएगा, पाउंड से रुपी और रुपी से फिर डॉलर। अब आप देखो इन दोनों बात में से कोई तो एक बात होगा जिसपे यहाँ पे अपनी कंडीशन, जहाँ पे सर हम पाउंड सेल करें रुपी के अगेंस्ट, मतलब पाउंड सेल करके रुपी मिला। तो देखो कहाँ पाउंड है सर, यहाँ पाउंड सेल हुआ पर मिला क्या, अगेंस्ट डॉलर। सर यहाँ भी पाउंड सेल हुआ, मिला क्या, रुपी। मतलब आपको अगर आर्बिट्राज में गेन करना है तो फर्स्ट बात फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे पास 1000 डॉलर है, तो आप बोलोगे सेल डॉलर गेट पाउंड, तो अब डॉलर और पाउंड का रेट क्या है ये। फिर बोलोगे सेल पाउंड गेट रुपी, तो रेट कौन सा है सर, ये वाला, राइट, रुपी पर पाउंड। फिर बोलोगे सेल रुपी गेट डॉलर, तो रेट कौन सा है, ये वाला। और ऐसे करके आपके पास वापस डॉलर आ जाएंगे। अल्टीमेटली सर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट। दिस इज एवरीवन ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, ठीक है। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज बता दीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, पहला तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 2 करेंसीज दे देगा, है ना। फॉरवर्ड रेट क्या होता है समझने की, सोचना भी मत। स्पॉट रेट आज का रेट, फॉरवर्ड रेट फ्यूचर। एग्जामिनर आपको इन दोनों को कंपेयर करा के पूछता है बताओ करेंसी प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। सिंपल है सर। अगर फॉरवर्ड में, पहली बात तो कमेंट उस करेंसी पे करोगे जिसका रेट दिया है। भाई साहब रेट तो डॉलर का दिया ना, तो कमेंट भी किस पे कर सकते हो, डॉलर पे प्राइमरी। तो आप बोलोगे भाई साहब डॉलर जो है ना वो प्रीमियम पे, डॉलर बढ़ रहा है फॉरवर्ड मार्केट में। सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी तो अप्लाई हो गया कि ठीक है रुपी फिर डिस्काउंट है। तो सर प्रीमियम डिस्काउंट करने का कोई फाउंड आउट करने का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं साहब। प्रीमियम डिस्काउंट का फॉर्मूला है, पर ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला प्रीमियम, ये फॉर्मूला डिस्काउंट। ये फॉर्मूला बेस करेंसी का है, ये फॉर्मूला प्राइस करेंसी। बेस करेंसी मतलब जिसका रेट दिया है, मतलब यहाँ हमें डॉलर का रेट दिया है ना, तो ये फॉर्मूला किसके लिए सर, स्पेसिफिकली डॉलर पे। ये फॉर्मूला किसके लिए, स्पेसिफिकली रुपी। सर फॉर्मूला क्या है, एफ माइनस एस डिवाइड बाई एस, और उसको 12/n करके एनुअलाइज करना। अब ऐसा करने से सर या तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नहीं। आंसर एवरीवन पॉजिटिव आ जाए तो प्रीमियम पे, और नेगेटिव आ जाए तो डिस्काउंट पे। और यही की यही रूल प्राइस करेंसी का हमेशा ध्यान रखना, एक का डिस्काउंट दूसरे के प्रीमियम से अलग होता है। एग्जामिनर अगर कुछ बोले ही ना आपको कि सर प्रीमियम फाइंड आउट करें, या सॉरी एग्जामिनर बोल दे प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड आउट करो, पर वो बोले ही ना किसका, बेस करेंसी प्राइस करेंसी, तो हमेशा किसका करना होता है, बेस करेंसी। क्योंकि भाई एक होती है ना बात कि यार जिस क्वेश्चन का, जिस करेंसी का प्राइस दिया है उसी के ऊपर तो सारा दिमाग लगाया जाएगा। करेक्ट, यही एवरीवन थॉट प्रोसेस है। सर फिर बात आती है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट का कैलकुलेशन हमें जगह आएगा। मतलब मैं देखो आपको है ना 2 चीज़ें साथ में सिखा रहा हूँ। पहले सिखा रहा हूँ कि कैसे कोई चीज़ कैलकुलेट की जाएगी, और फिर उसी क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बता दूंगा कि कैसे इस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। एग्जामिनर कितनी बार क्या करेगा ना दोस्तों, अच्छा सॉरी सॉरी माय बैड, मैं आगे चला गया गलती से। वेट सर, एक बार प्रीमियम डिस्काउंट फाइंड करने ना तो एक और चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एग्जामिनर क्या करेगा, आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। वो बोलेगा देखो भाई हमने स्पॉट रेट दिया है, वो बोला हमने स्वैप पॉइंट्स दिया, फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेट करो। अब अगेन बात बताऊं, बात रॉकेट साइंस की नहीं, बात बात है अटेंशन, अटेंशन टू डिटेल्स की, प्रेजेंस ऑफ माइंड की।
भाई साहब जब उसने बोला ना प्रीमियम डिस्काउंट तो ऐड ही करना है, डिस्काउंट बोला तो लेस ही करना है। लेकिन मेरे दोस्त कितनी बार वो क्या करेगा, रिदम रिदम में प्रीमियम डिस्काउंट नहीं बोलेगा, वो हाई लो हाई क्रिएट कर देगा। बिट आस्क की बात कर रहा हूँ, है ना, पता होना चाहिए। बिट छोटा और आस्क बड़ा होता है अगर वेब पॉइंट्स, तो हम बोलते हैं लो हाई, और ऐसा ही हाई लो। तो अगर लो हाई है तो ऐड कर देना, हाई लो है तो डिडक्ट कर देना। ठीक है, ये चीज आपको स्पेसिफिकली एवरीवन ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, फॉरेक्स में एक ही चीज चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। फॉरेक्स में एक और टिप सुन लो, कोई भी क्वेश्चन करो फॉरेक्स का, तो क्वेश्चन करने के बाद हर स्टेप का जो फाइनल आंसर आ रहा है उस पर करेंसी जरूर। ऐसा लिखने से कभी आपसे करेंसी वाली मिस्टेक नहीं सकती। और ये बात फ्यूचर्स ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर ऑप्शन में तो इतनी ज्यादा जरूरी, जिसका जवाब नहीं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आ जाओ सर। एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के बारे में बताता हूँ। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 0 पॉइंट पे खड़ा रखेगा और वो बोलेगा कि भाई साहब फ्यूचर में इतना रेट हो सकता है। अब भाई कितना हो सकता है कैसे पता लगा है, उसके वो नॉर्मली आपको दो तरीके देगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में देखने को मिल सकती है वो ये कि सर वो दो चार पॉसिबल रेट्स दे देगा, उन दोनों चारों पॉसिबल रेट्स की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो हमें क्या, सीए स्टूडेंट को आता ही तो यही, रेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी, रेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी, रेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी। तो हम भाई एक वेटेड एवरेज रेट जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे फॉरवर्ड के केस में जो वर्ड हम यूज करते हैं ना प्रीमियम डिस्काउंट, वैसे ही एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के केस में अप्रिशिएट डिप्रिशिएट। सिंपल, आज फॉर एग्जांपल आपने बोला यार ये जमीन का रेट है 1000 रुपए स्क्वायर फीट और कल को ये 1500 रुपए स्क्वायर फीट हो गया, तो हम नहीं बोलते रेट अप्रिशिएट कर गए। मतलब सिंपल, उतना ही सिंपल है। तो एक बात बताओ, ये रेट किसका दिया है, मुझे सिर्फ ये बता दो। डॉलर का दिया है। तो भाई जब डॉलर का रेट बढ़ा है, देखो रेट बढ़ा है 60 का 65 पर, किसका बढ़ा है, डॉलर। तो आप बोलना भाई डॉलर अप्रिशिएट हो गया या फिर एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट है बेस्ड ऑन 65। और रूपी क्या हो गया, रूपी एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट है, क्योंकि जब भाई डॉलर बढ़ेगा तो रूपी के अगेंस्ट ही बढ़ेगा ना, तो रूपी अप्रिशिएट। सर ये भी देख लो एक बार नोटेशंस, मतलब इनको कैसे आप डिनोट करते हो। तो आप बोलते हो एस, देखो ये हो गया S0 यहाँ जो स्पॉट है, और ये हो जाता है ST। मतलब यहाँ जो स्पॉट होगा जिस दिन पता चल जाएगा वो ST होगा। बट ये स्पॉट जब 0 पॉइंट पे खड़े रह के हम गेस करते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड क्या है, तो हम उसको बोलते हैं EST। कूल, परफेक्ट। सर एक्सपेक्टेड रेट फाइंड करने वाला ये पॉइंट बता दिया, और दूसरा तरीका से ध्यान से देखना, और यहाँ पे एक हैक भी है इंस्टीट्यूट वाला। सर जब वो बोले ना डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपने बोला यार क्या रेट है, 60 है ना, 10% से अप्रिशिएट कर रहा है, तो 60 इंटू 1.1 कैसा, 60 प्लस 10%। ये क्या हो गया, 10% से डेप्रिशिएट मतलब 60 माइनस 10%, तो रुपी पर डॉलर 6054। सिंपल। अगर एग्जामिनर बोल दे रूपी अप्रिशिएट बाय 10, अब इसका हैक सुनना, एग्जामिनर बोल भी देना रूपी अप्रिशिएट बाय 10, तो वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो रूपी के अप्रिसिएशन को 10 नहीं मानता, वो डॉलर के डेप्रिसिएशन को 10 मान लेता है। वो बोलता है रूपी का अप्रिशिएट होना मतलब डॉलर का डेप्रिशिएट होना। अब वो मैथ्स ये भूल जाता है इंस्टीट्यूट के भाई साहब, रूपी का 10% अप्रिशिएट होना डज नॉट मीन डॉलर का 10% अप्रिशिएट होना। अगर फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, rupee appreciation is dollar depreciation by same amount, rupee depreciation is dollar appreciation by same amount, आपकी लाइफ सिंपल। करेक्ट, ठीक है। मतलब ये भी देना तो अपनी लैंग्वेज में इस पे आ जाना और क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देना। ठीक है सर, ये जो आपने एक्सपेक्टेड रेट, फॉरवर्ड रेट, इन सब के इतने हमें कॉन्सेप्ट बताया, इसका यूज क्या है, ध्यान से देखना सर। यहाँ पे देखना सर, इसमें क्या करेंगे, आपको हेजिंग करने के लिए बोलेगा, बोलेगा सर यहाँ पे एक रेट है, अब आपने यहाँ पे परचेज किया, अब परचेज आज किया, पेमेंट करना है आपको T मतलब 3 महीने बाद। तो बोले देखो आज पेमेंट करते, ठीक है, तो आज पहली बात तो आज पेमेंट करना ही नहीं। आज क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बुक किया, वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, मतलब फॉरवर्ड के अंदर पेमेंट करेंगे, तो हम गेन लॉस कैलकुलेट करके बता सकते हैं ना कि स्पॉट की जगह फॉरवर्ड से करेंगे तो इतना आउटफ्लो, है ना। तो फॉरवर्ड की करने की वजह से हमें गेन हुआ लॉस हुआ फाइंड आउट करके बता सकते हैं। सिमिलरली वो बोलेगा कि यार चलो फॉरवर्ड बुक नहीं किया, फॉरवर्ड बुक नहीं किया, और हम एस्टिमेट करते हैं कि स्पॉट रेट इतना हो जाएगा, मतलब डू यू अग्री, 0 पॉइंट पे ऐसा सोच रहे हैं वहां रेट इतना होगा, तो फॉरवर्ड बुक नहीं करेंगे तो उस दिन जो एक्सपेक्टेड रेट है उस पर आउटफ्लो होगा हमारा खरीदने का। तो फिर हम बोलते हैं कि यार अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट पे अगर आउटफ्लो कैलकुलेट करें तो इतना हो रहा है, तो हम बोलेंगे यार आज होता तो इतना होता, एक्सपेक्टेड पे है तो इतना है, तो अगर कम ज्यादा है तो गेन लॉस। फिर बोलेगा एग्जामिनर, बोलेगा यार 0 पॉइंट पे हमने ऐसा सोचा था रेट इतना हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही हो गया, मतलब एक्चुअल एसटी कुछ और हो गया, तो हम बोलेंगे उस वजह से गेन लॉस का अमाउंट ना है। करेक्ट, मतलब एफ टी हेज करेंगे
तो इनफ्लो या आउटफ्लो का रेट डिपेंडिंग अपॉन इम्पोर्टर हो तो इनफ्लो होगा, एक्सपोर्टर हो तो आउटफ्लो होगा, होम करेंसी मैटर करता है। एक्सपेक्टेड स्पॉट है तो मतलब हेज नहीं करेंगे तो इतना हो सकता है एक्सपेक्टेड है, और हेज नहीं किया तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा वो एसटी, और जीरो का तो आज पता ही है, सबका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा है। सर फॉरवर्ड रेट में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये देख लेना बिड आस्क में गलती मत करना, ठीक है। और फॉरवर्ड रेट को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी नहीं सर, इट इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, कुछ जरूरत नहीं, फॉरवर्ड रेट दिया है ना, कन्वर्ट करते आता है, पता चल जाएगा इनफ्लो आउटफ्लो कितना होता है, सिंपल, ठीक है, परफेक्ट। सर फॉरवर्ड के क्वेश्चंस हमेशा कैसे आएंगे, देखो फॉरवर्ड में क्या करेगा वो, आपको हो सकता है एक्सपेक्टेड स्पॉट से बता दे, वो बोलेगा देखो एक्सपेक्टेड स्पॉट इतना है, फॉरवर्ड इतना है, वो बोलेगा चलो बताओ हमें हेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे यार जिससे इनफ्लो ज्यादा वो बेटर है, अगर फॉरवर्ड से इनफ्लो ज्यादा है तो वो बेटर, और बिना फॉरवर्ड के इनफ्लो ज्यादा है तो वो दूसरा वाला बेटर, अनहेज्ड बेटर, और अगर आउटफ्लो है तो बोलेंगे लोअर इज बेटर, ठीक है। तो बट ये सब किस में मैटर करेगा, होम करेंसी, भाई साहब आपके घर से, घर की करेंसी में कितना पैसा गया, लोअर इज बेटर, कितना आया हायर इज बेटर, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो परफेक्ट, गेन लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ सकता है सर दो रेट को कंपैरिजन में, सर गेन लॉस का कैलकुलेशन ग्रॉस होगा या नॉट होगा वो एग्जामिनर का क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। वो स्टूडेंट जिसने आदत ही बना ली है ना, वो अपना क्लास स्टूडेंट ही गलती करेगा नहीं, बट वो स्टूडेंट जिसने आदत ही बना ली कि दो रेट को डिफरेंस करके मल्टीप्लाई कर दूं, सबसे बड़ा स्कैम उसमें, क्योंकि आपको रियलाइज भी नहीं होगा एग्जामिनर ने 10, एग्जामिनर ने क्या करा, इंस्टीट्यूट ने सर 18 क्वेश्चन ऐसा दिया, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अब भाई साहब वो स्टूडेंट का रिदम बैठ गया ना, वो ये क्वेश्चन भी ऐसे करके आ जाता है, गलत है भाई, इसको ग्रॉस पे करना पड़ेगा, तू देख तो सही डॉलर का कन्वर्जन चल रहा है और रुपए के रेट्स देती है, डॉलर को खरीद बेच दिया रुपए के रेट्स पे, ग्रॉस बताना पड़ेगा, ठीक है, पर यूनिट नहीं चलेगा वहां, ठीक है, परफेक्ट। सर अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट थियरीज, समझना सर, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट थियरीज। तो एक्सचेंज रेट थियरीज में क्या हुआ सर, अलग अलग एक्सचेंज रेट थ्योरी, पहला है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम कॉन्सेप्ट्स की कोई बात नहीं, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या काम का, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम एग्जाम में हमें क्या चीज यूज करेगा सर, फेयर फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने, एक फॉरवर्ड रेट मार्केट में, लेकिन सर अगर स्पॉट को ध्यान में रखते हुए देखना चाहें फॉरवर्ड रेट कितना है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, जी हाँ, इंटरेस्ट रेट पैरिटी से रेस्पेक्टिव करेंसी में रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट का इफेक्ट दे देना, पी पर डॉलर का रेट 60 है, मतलब $1 ₹60 का ना, तो $1 में वहां के रेट 5% का यूज लगा दो, यहाँ रुपी में 10% का रेट लगा दो, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला देखा जाए, ऑफिशियल फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉमन सेंस फील करना, सर 60 का रेट, अब 60 रुपी है या डॉलर है, सर रुपी, रेट डॉलर का है तो रुपी है ना, तो रुपी में रुपी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1 है ना, डॉलर इंट्यूटिवली डॉलर में डॉलर का मल्टीप्लाई करो, मतलब 1.1 1.05, ऐसे करके जो आया ना, ये है फॉरवर्ड रेट जो फेयर कैलकुलेट होकर आया है। पर इससे इंट्यूटिवली हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जिस कंट्री का रेट ज्यादा ना, वो कंट्री डिस्काउंट में चलती है, फॉरवर्ड डिस्काउंट, जैसे डू यू अग्री, ये 60 का 62 हो गया, डॉलर का रेट बढ़ा, डॉलर प्रीमियम रुपी डिस्काउंट, जिसका रेट कम वो प्रीमियम, जिसका रेट ज्यादा वो डिस्काउंट, मतलब डॉलर प्रीमियम रुपी, सर कितने परसेंट से, अप्रोक्सीमेटली 5 बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंस मत ले लेना, अप्रोक्सीमेटली 5%, अब एग्जामिनर पूछ ले कितना, और कुछ डेटा नहीं दिया तो फिर बोल देना अप्रोक्सीमेटली 5%, ठीक है। सर पेयर फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन में अगेन डेरिवेटिव्स के एक बेसिक्स याद कर लो, देखो फिर से बताने का मन नहीं है, डेरिवेटिव्स का एक वीडियो आ चुका है ना, शुरू के कुछ मिनट्स देखोगे ना आपको पता चल जाएगा, डिस्क्रीट कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल देखना है ना, जिसमें आपने पेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट किया है, ठीक है। सर डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, साइलेंट, इन तीनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप अपना फॉर्मूला डिसाइड करते हो, अंडरलाइन थीम आपको भी पता है सर, 1+r डिवाइड बाय 1+r, अब ऊपर आर कौन सा लेते हो, प्राइस का, रुपी में रुपी मल्टीप्लाई करना, डॉलर में डॉलर, तो प्राइस करेंसी का रेट ऊपर, बेस करेंसी का बेस में, कंफ्यूज होने का स्कोप नहीं, प्राइस का ऊपर, बेस का बेस में, ठीक है। अब ये क्या जब सिंपल इंटरेस्ट वाली फीलिंग हो, लेकिन सर कंटिन्यूस कंपाउंड वाली फीलिंग दे दे एग्जामिनर तो ई रेस टू आर टी डिवाइड बाई ई रेस टू आर टी, लेकिन सर ऊपर आर प्राइस का बेस में, ठीक है, और अगर डिस्क्रीट कंपाउंड है तो 1+r/k⁴n के डिस्क्रीट का इफेक्ट देना है सर हम, एम आई क्लियर, ठीक है। ये रेस्पेक्टिव कंपाउंडिंग करने के तरीके जिससे आपका फेयर फॉरवर्ड रेट आता है। अब एग्जामिनर एक ब्यूटी देखना, अगर ये रेट दे दे तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फाइंड करके ये वाला रेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास स्पॉट आ गया, फॉरवर्ड आ गया, और हम स्पॉट और फॉरवर्ड का यूज करके प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी हो फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में, एग्जैक्ट वो फॉर्मूला देखा ना, F - S डिवाइड बाय S वाला फॉर्मूला एनुअलाइज्ड, वो फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी एक और सिचुएशन,
इस बार एग्जामिनर महान है, उसने क्या करा भाई ने हमें 2 रेट्स दे दिए, 2 इंटरेस्ट रेट दे दिए, एक्सचेंज रेट दिया ही नहीं और पूछ रहा प्रीमियम डिस्काउंट। अरे भाई एफ माइनस एस लगाएंगे नहीं तो प्रीमियम डिस्काउंट कैसे आएगा, रेट्स है नहीं तो लगाए कैसे। तो उनने एक शॉर्टकट बताया, ने बोला जो भी आपके इंटरेस्ट रेट्स है पर एनम रेट लो, पर एनम रेट लो और पर एनम रेट का डिफरेंस ले लो, है ना, मतलब उतना रेट मत लेना जितना आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पर एनम रेट लेना, है ना। यहाँ पे एन क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था तो 3 महीने का इफेक्ट देना था। यहाँ पे तो आपको एनुअलाइज्ड प्रीमियम डिस्काउंट ही बताना है, तो एनुअलाइज्ड डिफरेंस ले लो सर और डिवाइड बाय कर दो सिंपली 1+RN, 1+RN ध्यान से हाँ, सर 1+RN, तो एन का मतलब तो हो गया जितने टाइम का, अगर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 से ले लेना, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 से लेना प्रीमियम डिस्काउंट फाइंड करने के लिए, 6 महीने का फॉरवर्ड रेट है तो 6 महीने का एन ले लेना। सर आर कौन सा ले, हमारे पास तो यूएस डॉलर का भी रेट है और इंडिया का भी रेट है। तो प्लीज देखना सबसे डीप बात, जिस जिसका प्रीमियम डिस्काउंट फाइंड करना है उसका आर लेना है। एग्जामिनर बोले डॉलर का प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड करो तो डॉलर का रेट लेना, रूपी का प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड करो तो रूपी का रेट लेना। आई होप कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हम दोनों करेंसी पे कमेंट नहीं कर सकते क्या, रुपी और डॉलर, तो भाई जिस पे वो पूछना चाह रहा है उसका नीचे आर ले लेना। सर इसमें हम ये कैसे पता लगाएंगे क्या प्रीमियम क्या डिस्काउंट, आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे सोचेंगे मेरे दोस्त, कॉमन सेंस लगाना। ये सोचना ना कि भाई जब रुपी का रेट ज्यादा है तो वो डिस्काउंट पे ही होना है, तो प्लस माइनस पे डिपेंडेंसी मत रखो। देख के समझ में आ गया डिस्काउंट है कितना है भाई, ये लो फॉर्मूला आउट 3, परफेक्ट। सर अभी इंटरेस्ट रेट पैरिटी से फेयर आया और जब जब फेयर एक्चुअल से अलग होगा हमारी लाइफ में क्या आ जाएगा, आर्बिट्राज। जब जब फेयर ने एक्चुअल को अलग किया तो हमारी लाइफ में क्या आ गया, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज देखना सर ब्यूटी शानदार। सर आर्बिट्राज में हमें क्या करना है प्लीज, ये समझाने के लिए लगेगी, देखो आर्बिट्राज की प्रोसेस पे ही बात करते हैं, सीधे प्रोसेस। सर प्रोसेस ऐसी है कि सबसे पहले तो आप फेयर फॉरवर्ड रेट पता करो, कैसे पता करें सर, वो आईआरपीटी 3 पॉसिबल ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम से फेयर फॉरवर्ड। अब एक थंब रूल जान लो, अब एक थंब रूल जान, है ना। अब देखो जब क्या होता है ना, 2 करेंसी होती है तो हमें पता भी नहीं होता है कौन सी करेंसी में बोरो करे कौन सी करेंसी में। थंब रूल जिसने ये जान लिया मजा आ जाएगा। थंब रूल क्या है सर, अगर वन वे कोट है, अगर वन वे कोट है तो वो करेंसी में बोरो कर लेना जो अंडर वैल्यूड है। आपने फेयर फ्यूचर फेयर फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किया, अब फेयर को एक्चुअल से कंपेयर करके कमेंट करना एक्चुअल पे। अगर एक्चुअल से कंपेयर करके पता चलता है कि डॉलर, अब रुपी पर डॉलर रेट था, है ना, अब फॉर एग्जांपल रुपी पर डॉलर, फेयर और एक्चुअल की बात करते हैं। सर फेयर आया 30, अरे यार 60 ले लो, एक्चुअल आया 62, कमेंट किस पे करोगे सर, एक्चुअल पे। तो हम बोलेंगे एक्चुअल 62 ओवर वैल्यूड है, पर भाई क्या ओवर वैल्यूड है, रुपी या डॉलर। हम बोलेंगे जिसका रेट दिया वो ओवर वैल्यूड है। अब रेट डॉलर का दिया ना तो मेरे दोस्त कमेंट भी किस पे होगा, डॉलर पे, तो हमने बोला डॉलर ओवर वैल्यूड है। क्या मैं इससे इंटेटिवली ये भी बोल सकता हूँ ना रुपी अंडर वैल्यूड है, तो हमें किस में बोरो करना है, पी में बॉस का क्वेश्चन, परफेक्ट। सर अगर ये टू वे कोट है, टू वे कोट है तो हो सकता है, हो सकता है कि आपको पहले से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, करके देखना पड़ेगा। एक बार रुपी में बोरो करके देखना पड़ेगा, एक बार डॉलर में बोरो करके देखना पड़ेगा, कोई और तरीका है ही नहीं। एग्जामिनर ने ऑल्दो इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं, पूछा, माय बैड, पूछा है, पूछा है, पूछा है, शायद आपने नहीं, आपने अपने क्वेश्चन बैंक में है वो, ठीक है। उस केस में क्या करना पड़ेगा सर, टू वे कोट है, मतलब बिड भी दिया है आस्क भी दिया है, तो सर कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि बिड आस्क में सर लफड़ा ये होता है कि फेयर को एक्चुअल में कंपेयर किससे करें, बिड का बिड से आस्क का आस्क से कंपैरिजन नहीं होता, फेयर के भी 2 हाथ में रखे एक्चुअल के भी 2 हाथ में रखे, है ना, बिड आस्क बिड आस्क। सर उसके इसमें टू वे कोट में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको दोनों तरीके ट्राई करने पड़ेंगे, एक बार डॉलर में बोरो करके रुपी में इन्वेस्ट करो, एक बार रुपी में बोरो करके डॉलर में इन्वेस्ट। ये तो बात पक्की है कि दोनों से प्रॉफिट नहीं आ सकता, या तो किसी एक से प्रॉफिट आएगा या दोनों में लॉस आ, परफेक्ट। एग्जाम में इसके लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होना है हमें, बोरो इन अंडर वैल्यूड करेंसी, है ना। अब प्रोसेस सुनना, दोनों में से कोई भी एक समझ लो। सर ऐसा समझ में आया कि सर डॉलर अंडर वैल्यूड है, प्रोसेस की जिस स्टूडेंट को टाइमलाइन का इमेजिनेशन कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है, मेरा एश्योरेंस है, ठीक है देखना, क्योंकि मैं बताऊं ये अपने नोट्स का कमाल है। भाई साहब ऐसा हो कैसे सकता है कि आपके माइंड में इमेजिनेशन चल रहा है और आप ये गलती कर दो, ठीक है, तो एक सेकेंड देखना। आपको ऐसा कंक्लूजन किया आपने कि भाई मुझे डॉलर में बोरो करना है, डॉलर में बोरो करो,
अब डॉलर में बोरो करके स्टेप वन क्या बना लो क्वेश्चन की, ये बता भी तो साथ में कि देख भाई इतना बोरो किया है, लेकिन जब भी मैं रिपे करने जाऊंगा 1 साल बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो मुझे इतना रिपे करना है। कितना सर? जो भी डॉलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऐड करके बता दो। तो स्टेप वन में हमने क्या करा, इतना रिपे करना है करके बता दिया। डन। अब स्टेप टू, अब ये जो डॉलर हाथ में रखा है, एक कॉमन सेंस बताओ क्या करोगे इसको? सर ऑब्वियसली अगर इसको दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आज खड़े हो और मेरे दोस्त आज कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑप्शन भी है क्या आपके पास स्पॉट के अलावा कोई और? स्पॉट में हमने बोला चलो इसका कन्वर्जन मारो, आपने कन्वर्ट किया तो दूसरी करेंसी आ गई, स्टेप कंप्लीट। अब आपके दूसरे स्टेप के आंसर में आ गया है दूसरी करेंसी रूपी। भाई साहब थर्ड स्टेप ऑब्वियस है, रूपी को इन्वेस्ट करो रूपी के रेट में, और बताओ कि 1 साल बाद कितना रुपया रिडीम होगा। स्टेप थ्री डन। स्टेप थ्री डन। फोर्थ स्टेप, आप बोलोगे ठीक है 1 साल बाद डॉलर पे करना है, हाथ में रुपया रखा है, डॉलर पे करना है ऊपर, फर्स्ट स्टेप में आउटफ्लो बता के आ रहे हैं, ये पे करना है, रुपया हाथ में रखा है, तो बोलेंगे चलो इस रुपये को वापस कन्वर्ट करते हैं। अब मेरे दोस्त आप बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे? जब फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट का तो स्पॉट ले नहीं सकते, ऑब्वियस रेट क्या है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में कौन सा एक्चुअल या फेयर? मेरे दोस्त एक्चुअल फेयर तो सिर्फ आपकी नोटबुक में रियल वर्ल्ड में एक्चुअल है। कन्वर्ट किया वापस कुछ डॉलर आ जाएगा, और फिर देख लेना एक डॉलर है जो रखा हुआ है हाथ में, दूसरा डॉलर है जिसको जिसमें से वो पे करना है, सॉरी दूसरा डॉलर है जिसका रीपेमेंट होना है बोरोइंग का, करेक्ट। और इन दोनों के डिफरेंस में आपको हमेशा होगा गेन गेन गेन। अगर कब होगा गेन? अगर आपने ये रूल फॉलो किया है तो, करेक्ट। सिंगल कोट में के केस में बता रहा हूँ ये सर, मेरी साइड से आई थिंक 100% क्लैरिटी। बस एक प्रैक्टिकल मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हुए बता दूं, पहला वो ये मिस कर देते हैं कि कौन सी करेंसी में कौन सा रेट लगाना है, पहली चीज। दूसरा एक स्टूडेंट ये मिस कर देता है भाई कि कौन से टाइम पे कौन से रेट से कन्वर्ट करना है, स्पॉट, फॉरवर्ड, एक्चुअल, एक्चुअल सब एक्चुअल। थर्ड, वो ये मिस कर देते हैं, वो क्या करते हैं सर, बोरो किया और एट द सेम टाइम उसी क्वेश्चन के एंड में क्या बता देते हैं, इतना आउटफ्लो। अब जब कन्वर्ट करने की बात आती है ना, तो ये भूल जाते हैं कि भाई कन्वर्ट तो इसी को करना है ना जो 0 पॉइंट पे बोरो किया है। जो फर्स्ट स्टेप का फाइनल आंसर है आउटफ्लो का अमाउंट, उसको मत कन्वर्ट कर देना, वो एक रिदम में स्टूडेंट कन्वर्ट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, परफेक्ट। इसके साथ आपका क्या हो गया, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज हो गया। सर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज से मिलता जुलता क्या है, मनी मार्केट हेजिंग। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या करेगा आपको, अगर फॉरवर्ड का क्वेश्चन है, पूरे चांस है कि वो आपको क्या करेगा, फॉरवर्ड का क्वेश्चन देगा और उसी के साथ साथ मनी मार्केट का क्वेश्चन देके बोलेगा कि चलो बताओ दोनों में से कौन सी मेथड बेटर है। हम बोलेंगे कॉमन सेंस, हमेशा बात होगी होम 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 करेंसी। इनफ्लो है तो हायर इज बेटर, आउटफ्लो है लोअर इज बेटर। परफेक्ट। आइए सर, मनी मार्केट है, प्रोसेस डिपेंड करती है कि आपको फॉरेन करेंसी मिलना है एज एन एक्सपोर्टर या फिर फॉरेन करेंसी देना है एज एन इम्पोर्टर, करेक्ट। तो और प्रोसेस कितनी सिंपल है, देखो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारी होम करेंसी। तो प्लीज देखना सर, एज अ रिसीवेबल मुझे पैसा मिलने वाला था बाद, लेकिन मैंने कुछ आज ऐसी चीज करी कि पैसा तो 3 ही महीने बाद मिलेगा, लेकिन 3 महीने बाद एक्सचेंज रेट क्या है वो मुझे मैटर नहीं करेगा, मुझे सिर्फ आज का ही रेट मैटर करेगा। सिंपल, ध्यान से देखना सर। रिसीवेबल के केस में प्रोसेस जो वो बोलती है भाई साहब बोरो करो फॉरेन करेंसी, कितना, पूरा फॉरेन करेंसी, जितना रिसीव होना उतना बोरो मत करो, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू। बोरो अगर फॉरेन करेंसी कर लिया प्रेजेंट वैल्यू, तो बोरो करके क्या हाथ में रखोगे, ऑब्वियसली उसको बेचोगे, बेचो तो क्या आ जाएगा, दूसरा करेंसी करेंसी। और उसी होम करेंसी अब जो हाथ में आ चुकी है उसको उतने ही टाइम के लिए क्या कर दो, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करके जब आप रिडीम करोगे तो आपको होम करेंसी का इनफ्लो आ जाएगा, जो वैसे भी आपको रिसीवेबल के केस में नेचुरली थर्ड मंथ के में आता। राइट, क्लैरिटी सर। पेबल का केस होगा तो क्या बनाएंगे, पेबल के केस में, पेबल के केस में प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो इन्वेस्ट करो भाई, कितना इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करो जो भी आपके होम करेंसी पेबल है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट, 1 लाख रुपया देना, 1 लाख के आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करो। राइट सर, इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से लाओगे उस फॉरेन करेंसी जिसको इन्वेस्ट करना है, तो उस फॉरेन करेंसी को, और फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए डू यू एग्री जेब से होम करेंसी देना पड़ेगा। अब जो पॉकेट से होम करेंसी गया उस करेंसी को बोरो कर दो। ठीक है, रिदम है यहाँ, रिदम कैसा है कि सर बोरो किया तो उसके आगे आगे क्या होगा, है ना। हम बोलेंगे सर बोरो किया तो क्या करें, चलो अब सेल कर दो, अब क्या करें, सेल करके पैसा आ गया तो क्या करें, चलो इन्वेस्ट कर दो। और यहाँ स्टेप कैसे डिसाइड होगी कि ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट कर दो,
अब बोले इन्वेस्ट करने के लिए करना पड़ेगा, है ही नहीं, तो चलो पहले खरीद लो। खरीदने के लिए पैसा चाहिए, रुपया, होम करेंसी चाहिए, है ना, है ही नहीं, क्या करें, चलो पहले वो बोरो कर लो। फर्क समझ रहे हो? इधर क्या हो गया, आगे क्या करते जाना है वो डिसाइड हो रहा है लेफ्ट में, और आगे क्या करते जाना है वो डिसाइड हो रहा है, और राइट राइट में क्या डिसाइड हो रहा है कि ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट। या इसको आप समझ सकते हो, मगअप कर सकते हो, इससे ज़्यादा डिटेल में इस रिविजन में बात नहीं हो सकती। एक और बात सुन लो, सबसे बड़ी मिस्टेक एक और जो इस टाइप के क्वेश्चन में करता है स्टूडेंट, वो ये भाई कि जब वो जिस करेंसी की बोरोइंग लेंडिंग लगाता है ना, उसका रेट लगाना भूल जाता है। भाई जब फॉरेन करेंसी में बोरो या फिर फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टिंग है ना, स्टार्ट हमेशा किससे हो रहा है, फॉरेन, क्योंकि आपको एग्जाम में वही पता है। एज एन एक्सपोर्टर बोलेगा 1 लाख रुपए आने वाले, एज एन इम्पोर्टर 2 लाख देना है, तो जब पता ही वो है तो ऑप्शन में, है ना, दिमाग लगाना रहेगा खाली इन्वेस्ट और बोरो पे, क्योंकि पीवी तो दोनों में करना ही है। अब क्या होता है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये फॉरेन करेंसी है तो यहाँ रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कौन से होंगे, फॉरेन करेंसी वाले, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल कौन से, ठीक है। मतलब सिंपल रूल इतना सा है कि भाई जो अमाउंट है ना, उसकी जो करेंसी है, उसी करेंसी का रेट इसमें अप्लाई हो सकता है, और कोई रेट अप्लाई नहीं हो सकता। क्लैरिटी, आ जाओ। प्लीज एक और चीज, जब एक बार आप मनी मार्केट हेजिंग और इंटरेस्ट रेट पैरिटी दोनों पढ़ लो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको इन दोनों के ऊपर अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट रहना पड़ेगा इन द सेंस आपको इनके बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा पर्पसफुली, ध्यान से, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग है, तो सोचना पड़ेगा हाँ इसमें ये प्रोसेस है, इसमें ये प्रोसेस है। चलो, परचेजिंग और पैरिटी थ्योरम, एक सेकेंड दो। तो जी सर परचेजिंग पावर पैरिटी ना, परचेजिंग पावर पैरिटी सुन लो, जैसे वहाँ इंटरेस्ट रेट पैरिटी में इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स थे ना, यहीं पे परचेसिंग पावर पैरिटी में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि आ जाएंगे इन्फ्लेशन रेट, है ना। तो आप 1+इन्फ्लेशन डिवाइड बाय 1+इन्फ्लेशन कर दोगे ना, तो एक्सपेक्टेड स्पॉट आ जाएगा। लेकिन भाई साहब वो फिर से ध्यान रखना, ऊपर प्राइस का इन्फ्लेशन, बेस करेंसी में बेस का इन्फ्लेशन, यहाँ तो तीन फॉर्मूला नहीं, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एनुअल, तो टू दी पावर एन कंपाउंडिंग चलाते जाना, उतने साल के रेट्स आते चले जाएंगे। ठीक है। अब आपके पास अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट है और करंट स्पॉट है, तो जैसे एफ माइनस एस डिवाइड बाय एस करके प्रीमियम डिस्काउंट आता था, वैसे ही ई एस टी माइनस एस जीरो डिवाइड बाय एस जीरो करके क्या आ जाएगा, डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन जो भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अब प्लीज देखना सर एक बात, हम जो है ना एक बार आपने एक बार एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन समझ लिया, तो एक बेसिक चीज है जो कहीं भी कितनी भी बार यूज में आ सकती है क्वेश्चंस में। अब सर स्पेसिफिकली मैं आपके साथ बात करूंगा रियल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, एक नया कॉन्सेप्ट है जो एक आधी बार ही इंस्टीट्यूट ने पूछा है। सर देखना, देखो, डू यू अग्री कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के अलावा मल्टीपल चीजों से हो सकता है, तो सर इन्फ्लेशन से जितना चेंज हुआ ना, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल चेंज, है ना। और अदर देन इन्फ्लेशन जितना भी चेंज हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे, वो रियल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल सर आज 60 का रेट है, हमने इन्फ्लेशन के बेसिस पे एस्टिमेट किया कि रेट हो जाएगा 60.86, जैसा कि यहाँ एस्टिमेट किया, लेकिन एक्चुअल रेट हो गया 65। मतलब सर 60 से 65 के इस 5 रुपए के चेंज में कुछ हिस्सा है जो इन्फ्लेशन की वजह से, कुछ हिस्सा है जो अदर देन इन्फ्लेशन की वजह से। तो हमने बोला 65, 60 से 62 तक का जो हिस्सा है ना, वो है इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन 62 से 65 तक का जो हिस्सा है ना, दैट इज है सर रियल, अदर देन इन्फ्लेशन की वजह से रियल एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। तो सर इसमें अगर डॉलर का रेट दिया रहेगा ना, डॉलर का रेट दिया है ना, सब ये रिपीट डॉलर है, तो डॉलर के रेट से जो अपन रियल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फाइंड कर पाएंगे ना, वो सिर्फ डॉलर का ही कर पाएंगे, रुपी का नहीं कर सकते। मतलब इसमें वो उल्टा वाला मत लगा देना कि एस माइनस एफ की जगह एफ माइनस एस कर देते हैं, सॉरी एफ माइनस एस की जगह एस माइनस एफ करते हैं। दिस इज दी ओनली फॉर्मूला, देयर इज नो ऑप्शन टू इट, सो यू कांट फाइंड आउट रियल डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ, नॉट पॉसिबल। डॉलर का जब आप कर रहे हो तो प्लीज ध्यान रखना इसमें एक और चीज, सर 60 से 62 का इन्फ्लेशन की, बट 62 से 65 का किसकी वजह से है, रियल है, रियल है, अदर देन इन्फ्लेशन। तो ऊपर तो ये डिफरेंस ले लिया, अब डिनोमिनेटर में आप गलती से भी ये गलती मत कर देना कि आप 65 माइनस 62 डिवाइड बाय 62 कर दो, है ना, क्योंकि बेस जो है ना, बेस 0 पॉइंट का रेट वो सिर्फ 60 है। हम तो क्या कर रहे हैं, 60 के कंपैरिजन में जो टोटल 5 रुपए का चेंज है ना, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट इन्फ्लेशन, एक अदर देन इन्फ्लेशन। तो इन दोनों का ही बेस हमेशा क्या रहेगा, 60, S0 विल ऑलवेज बी द बेस। तो एक्चुअल स्पॉट माइनस एक्सपेक्टेड स्पॉट बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन विल गिव यू द रियल चेंज, divided by S0 will give you the real change in percentage terms. This is how you should do it everyone। ठीक है। इसके अलावा
परचेसिंग पावर पैरिटी से रिलेटेड और कोई बड़ी बात नहीं है, ऑल दिस इज बेसिक। ठीक है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट होता है सर, एक बार ये चीज देख लीजिए, सिर्फ कहीं बाय चांस किसी क्वेश्चन में आ सकती है। क्या बोलते हैं सर, एक एक्सचेंज के दो एक एक्सचेंज रेट में दो करेंसीज होती है, राइट? उन करेंसीज के अगर कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट का प्रोपोर्शन देखो, 1+इंटरेस्ट 1+इंटरेस्ट, और उनके अगर इन्फ्लेशन का प्रोपोर्शन देखो तो वो सेम आता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल यूज नहीं है, मैंने आप मान लो कि बताना था जस्ट इसलिए बता दिया। ठीक है, अभी सर इसका यूज तो है लेकिन बाद में करेंगे, है ना? अभी सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लैरिटी मतलब 100% होनी। सबसे पहले सर आपको एग्जाम में फिगर आउट करना है कि फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लग क्या रहा है। देखो चार चीजें होती है, आपको पता है, एक होता है डिलीवरी, कहते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, दूसरा होता है सर एक होता है डिलीवरी, दूसरा होता है कैंसिलेशन, थर्ड होता है एक्सटेंशन, डिफॉल्ट। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी अच्छा लग रहा है। तो एग्जीक्यूट करना तो ड्यू डेट वाले दिन अगर कोई एग्जीक्यूट कर ले तो प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन कोई एग्जीक्यूट करे लेकिन ड्यू डेट के पहले, तो वो बन जाता है अर्ली डिलीवरी। कोई कैंसिल करे, अब वो ड्यू डेट के पहले करे या ड्यू डेट वाले दिन करे, वो बन जाता है कैंसिलेशन। कोई एक्सटेंड करे, वो ड्यू डेट वाले दिन करे या फिर उसके पहले करे, वो बन जाता है एक्सटेंशन। और अगर कोई ड्यू डेट तक आए ही ना, राइट, तो फिर वो डिफॉल्ट बन जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या कराने आया है, वो एक्सटेंड कराने आया है, कैंसिल कराने आया है, एग्जीक्यूट कराने आया है, वो डिफॉल्ट का ही केस माना जाता है। सर प्लीज ध्यान रखना, कैंसिलेशन और एक्सटेंशन के केस में कस्टमर के पॉइंट से, अर्ली डिलीवरी और डिफॉल्ट के केस बैंक के पॉइंट से। ठीक है, कैंसिलेशन बोलता है सर, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल, 3 पॉइंट्स और मैटर डन, 3 पॉइंट ध्यान से सुनना, मैटर डन। सर जहां पे खड़े होके कैंसिल कराना चाहते हो, देख लेना वहां से एक्सपायरी में कितने दिन बचे और वो रेट ले लेना। यहाँ खड़े होके कैंसिल कराना चाहते हो 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट को, बचा है। यहाँ खड़े होकर कराना चाहते हो तो 2 महीना बचा है, 2 महीने का फॉरवर्ड कैंसिलेशन रेट देना। यहाँ खड़े हो तो 1 महीना बचा एक्सपायरी में, और अगर थर्ड मंथ पे ही खड़े हो तो स्पॉट बचा है, 0 डेज बचा है, आज का रेट ले लेना। ये होगा, कौन सा रेट लेंगे, स्पॉट या फॉरवर्ड या फिर कितने महीने फॉरवर्ड। दूसरा सर, जब आज आपने लॉन्ग पोजीशन है ना, मतलब आपने फॉरवर्ड खरीदा है, तो आपको कैंसिलेशन रेट कौन सा लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड बेचने का। अब आप बेचोगे तो बैंक खरीदेगा, मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या ले लेना, बिड रेट। अब कौन सा बिड, वो ऊपर सीख लिया। आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो कौन सा रेट ले लेना, आस्क रेट। अब आपके पास इन दोनों की मदद से एक फाइनल रेट आ चुका है। अब एक और चीज ध्यान रखना, उस फाइनल रेट को आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। ठीक है, ये चारों ही केसेस में, जब आप कोई रेट कैलकुलेट, देखो एक तो होगा एग्जामिनर ने रेट दिया वो ठीक है, आपने अगर कोई रेट कैलकुलेट किया है ना, तो आपको 0.0025 के मल्टीपल पे राउंड ऑफ करना है। अब ध्यान से देखना, राउंड ऑफ करके जो फाइनल रेट आया उसको हम कहेंगे कैंसिलेशन रेट। अब एक रेट है जिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और एक रेट है जिसकी मदद से आप कैंसिल करना चाहते हो। एक रेट पे जिस पे आपने खरीदने की बात की होगी, कैंसिलेशन वो रेट है, एक प्रकार से मानो जिस पे बेचना है। तो बेचने का रेट माइनस खरीदने का रेट, बेचने का रेट माइनस खरीदने का रेट आपको या तो गेन देगा या लॉस लेगा। बेचना मतलब इनफ्लो है ना, खरीदना मतलब आउटफ्लो, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनफ्लो ज्यादा तो गेन, आउटफ्लो ज्यादा तो लॉस। सिमिलरली समझो समझो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था बेचने के रेट पे, है ना, तो सेलिंग रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये रेट बन जाएगा बाइंग रेट, कैंसिलेशन रेट एक प्रकार से बाइंग। वापस बेचने माइनस खरीदने का गेन लॉस वाला थॉट लगा देना, सब कुछ सिंपल है। लास्ट स्पॉट पे क्या ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, नहीं सर, आपको 3 दिन का ऑटो टाइम मिलेगा। ग्रेस पीरियड है 3 वर्किंग डेज तक, जब तक भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, थर्ड डे के एंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। मतलब सर कस्टमर अगर यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड डे आ गया तो मेच्योरिटी की बात, तो कैंसिल होगा उस दिन के रेस्पेक्टिव स्पॉट रेट से। लेकिन प्लीज एक बात समझ लो, और ये अगर केस बन गया ना, तो आप कैंसिलेशन में हो ही नहीं, आप कहाँ चले गए, डिफॉल्ट, ड्यू डेट के बाद। ठीक है, आप चले गए डिफॉल्ट। सर एक्सटेंशन क्या है, सिंपल है, एक्सटेंशन मान लो कि एक्सटेंशन आपकी कोई चीज, एक्सटेंशन मतलब भाई पहले एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, सब कुछ जैसा ऊपर पड़ा वैसे, और फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दो। करेक्ट, नए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने के लिए भी आपको रेट निकालना पड़ेगा, हो सकता है इंटर बैंक रेट हो, तो उसमें आपको पहले स्वैप पॉइंट्स ऐड करना पड़ेंगे तो फॉरवर्ड आएगा, सॉरी स्पॉट रेट से स्वैप पॉइंट ऐड करोगे तो फॉरवर्ड आएगा, फॉरवर्ड में शायद मार्जिन एडजस्ट करोगे और उसको शायद राउंड ऑफ करोगे, मल्टीपल चीजें हैं प्रेजेंट।
इंडिविजुअली मैं सारी बता चुका हूं, एग्जीक्यूशन गलती ना हो, ठीक है सर। अर्ली डिलीवरी, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ध्यान से सुनना। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन लॉजिक पे बात नहीं करेंगे, सीधे कंक्लूजन पे बात करेंगे सर। अर्ली डिलीवरी में होते हैं दो टाइप के चार्ज। पहला होता है स्वैप, दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। सबसे पहली मिस्टेक जो एक स्टूडेंट कंफ्यूज कर देता है, वो ये पता ही नहीं लगा पाता सर स्वैप कब होगा। अब पहले ये सोचो स्वैप हुआ क्यों। अगर कस्टमर आया ही सेकंड मंथ में आ गया, प्रॉब्लम ये थी कि मेच्योरिटी थर्ड में थी, वो आ गया सेकंड में, तो ऑब्वियसली उसके आने वाले दिन आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगी। तो स्वैप कब होगा, जब कस्टमर अराइव कर रहा है। सर स्वैप का मतलब क्या, स्वैप का मतलब होता है दो ऑपोजिट नेचर के ट्रांजैक्शन, है ना। जब अर्ली डिलीवरी में जब इंपोर्ट है ना, तो हम बाय सेल स्वैप करते हैं। बाय सेल स्वैप का मतलब हो जाता है सर, स्पॉट बाय करना है उस दिन और फॉरवर्ड सेल करना है ना। तो दो ऑपोजिट नेचर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक स्पॉट मार्केट में, एक फॉरवर्ड मार्केट में। तो इस दिन जो भी स्पॉट रेट है उस पर बाय कर लेना, और जो भी फॉरवर्ड रेट है उस पर सेल कर देना। सर कब का फॉरवर्ड, मेच्योरिटी वाले तक का फॉरवर्ड। अगर कस्टमर एक महीने पहले आ गया तो एक महीने का फॉरवर्ड, अगर कस्टमर यहीं आ जाता 2 महीने का फॉरवर्ड। मेच्योरिटी डेट मैच करने का फॉरवर्ड। स्पॉट में तो कुछ होता ही नहीं है, स्पॉट बाय किया और उतना मेच्योरिटी डेट वाला फॉरवर्ड सेल किया। ऐसा करने से अर्ली डिलीवरी वाले दिन के रेट्स लेना, ठीक है। स्पॉट बाय है तो बिड आस्क सोच लेना, फॉरवर्ड सेल है तो बिड आस्क सोच। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे काम कौन कर रहा है सर, कस्टमर कर रहा है कि बैंक। सर ये सारे काम कर रहा है बैंक, बैंक बैंक बैंक। अब बैंक जब ये सारे काम कर रहा है एक इंटर बैंक मार्केट में, राइट, तो सारे रेट्स इंटर बैंक रहेंगे, नो मार्जिन एडजस्ट, सारे बैंक रेट्स इंटर बैंक रहेंगे। बट ये मत कंफ्यूज होना कि बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचने तो बिड का बिड रहने दे। मतलब बैंक गया इंटर बैंक में, बट डू यू अग्री, कस्टमर बन के गया, तो बैंकों को खरीदना है तो दूसरे बैंक बेचेगा। यहाँ पे अपना बैंक कस्टमर अपना खरीदा है तो दूसरा बेचेगा, और दूसरा बेचेगा तो कौन से रेट पे, एवरीवन आस्क रेट पे। क्लैरिटी है ना, ये बात बार बार नहीं बताऊंगा, डिफॉल्ट में भी वो अभी से बता देता हूँ। डिफॉल्ट में भी जो इंटर बैंक के रेट से आएगा ना, वो आपको सोचना पड़ेगा इंटर बैंक के, पर अपना बैंक इंटर बैंक में तो कस्टमर है ना अभी, करेक्ट। सर स्पॉट बाय करा, फॉरवर्ड सेल करा, इन दोनों का डिफरेंस आज के दिन के रेट्स लेना, क्लैरिटी होना चाहिए, टाइमलाइन पे इमेजिनेशन तो कभी गलती नहीं करेगा। इससे होगा इन दोनों के डिफरेंस से या तो गेन या लॉस। सेल करने से होता है इनफ्लो, बाय करने से होता है आउटफ्लो। इनफ्लो ज्यादा तो गेन, आउटफ्लो ज्यादा लॉस। जो भी गेन लॉस हो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कस्टमर तेरी वजह से गेन हुआ, ये ले ले जा, तेरी वजह से लॉस हुआ, हमें दे दे, रिकवर कर लेंगे। पहली चीज आप उसके साथ जो करते हो, हम बोलेंगे भाई इतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट। जिस स्टूडेंट का इमेजिनेशन है वो कभी भी टाइम पीरियड पे भी गलती नहीं, पता है ऑप्शन ही क्या है, कस्टमर यहाँ आना था यहाँ आ गया, बस यही तो प्रॉब्लम है, उतने दिन का हिसाब कर लो। तो इतने दिन का इंटरेस्ट ले लेंगे उससे, या फिर उसको इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन कौन से अमाउंट, इंटरेस्ट चलो एग्जामिनर दे देगा, राइट, अमाउंट क्या, अमाउंट लेना मेरे दोस्त इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। ये फॉरवर्ड में इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है बॉस, ध्यान से सही। आपने स्वैप ट्रांजैक्शन में एक होगा कैश ट्रांजैक्शन, स्वैप ट्रांजैक्शन में एक होगा कैश। अगर बाय सेल स्वैप है तो बाय किया होगा स्पॉट, और स्पॉट पे हुआ होगा आउटफ्लो। और सेल बाय स्वैप है तो आपने स्पॉट में किया होगा सेल, मतलब हुआ होगा इनफ्लो। तो जो दो स्वैप ट्रांजैक्शन है जैसे एक तो कैश ट्रांजैक्शन मिल गया। कैश ट्रांजैक्शन पता है क्या है, ये जो फर्स्ट नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, मैं बताऊं आप स्पॉट में ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे थे, ताकि अपने कस्टमर को बेच सको, क्योंकि वो है इंपोर्टर, वो खरीदेगा तो आप बेचोगे, या फिर अगर वो एक्सपोर्टर है तो उससे आप खरीद सको। इस वजह से वो दूसरा कैश ट्रांजैक्शन मिलेगा। कहने की बात यह है, यहां अगर बाय मिल गया तो ऑब्वियसली ये जो इनिशियल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट था जिसके वजह से वो अर्ली, जिसके ऊपर वो अर्ली डिलीवरी मांगने आया, वो दूसरा रेट हो गया, ऑब्वियसली सेलिंग का ऑपोजिट। सिमिलरली सेल बाय स्वैप है तो अगर ये सेलिंग रेट है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बैंक के लिए बाइंग रेट। इन दोनों के डिफरेंस आएगा नेट इनफ्लो आउटफ्लो, उससे मतलब नहीं है, इतने दिन पे लगने वाले इंटरेस्ट से मतलब है, ठीक है। इनफ्लो हो तो इंटरेस्ट पास ऑन कर देना, आउटफ्लो तो इंटरेस्ट उससे रिकवर कर लेना। बस ये दो चीजें आपको करना है। मैंने अपना बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्ली डिलीवरी बता दिया। डिफॉल्ट सर तीन चीजें आती है, स्वैप आता है, कैंसिलेशन आता है, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड आता है। सर पहली बात, कस्टमर यहाँ 3 महीने तक तो आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसके पहले तो कहीं स्वैप की पॉसिबिलिटी आती ही नहीं। जब भी कस्टमर आएगा उसके पहले ही एक्सपायरी वाले दिन ही स्वैप करना पड़ जाएगा।
है ना, स्वैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उल्टा होता है, इंपोर्टर होता है सेल बाय स्वैप, एक्सपोर्टर होता है बाय सेल स्वैप। सेल बाय स्वैप मतलब स्पॉट सेल करना, फॉरवर्ड बाय कर लेना। यहाँ बाय सेल स्वैप। लेकिन सर स्पॉट तो, चलो स्पॉट तो सेल कर दिया, ये इंपोर्टर का केस था तो सेल बाय स्वैप में स्पॉट तो सेल कर दिया, फॉरवर्ड कब का बाय करें, क्योंकि यहाँ तो हम मैच्योरिटी मैच कर लेते थे, हर एक लाइन हर एक बारीकी बता रहा हूँ, यहाँ तो मैच्योरिटी मैच कर लेते थे। यहाँ क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो भी नियरेस्ट फॉरवर्ड है ना, शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी का जो भी फॉरवर्ड है वो बाय कर लेना। इन दोनों के डिफरेंस अभी किस दिन हो रहा है, एग्जामिनर क्या बोलेगा, 3 टेबल बना देगा बॉस, समझ भी नहीं पड़ेगी कहाँ खड़े। वो बोलेगा जिस दिन मैच्योरिटी है वो ये टेबल, जिस दिन कस्टमर आया वो ये टेबल, और एक 3 दिन बाद का एक एक्स्ट्रा टेबल दे देगा। आपको सोचना है किस दिन बॉस, जिस दिन एक्सपायरी हुई उस दिन के रेट्स मैटर करेंगे और कुछ मैटर नहीं करेगा। उसमें भी स्पॉट मैटर करेगा, शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी मैटर करेगा, दैट्स ऑल। डिफरेंस हो जाएगा स्वैप गेन लॉस। क्या करना है उनका बाद में बताऊंगा। सेकंड, कस्टमर से बोलेंगे देख भाई, सेकेंड डे में देख, अगर इन 3 दिन में से कभी भी आ गया तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे ही कंपलसरी। वो आके कुछ भी बोले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना, कैंसिलेशन के थॉट्स क्या रहेंगे, थॉट्स वही रहेंगे जो कैंसिलेशन में है। ये वाला पूरा एज इट इज कैंसिलेशन अप्लाई कर देना। मतलब सर क्या कस्टमर के पॉइंट से सोचना पड़ेगा कैंसिलेशन, हाँ, क्योंकि बचे हुए जो भी ट्रांजैक्शन है सब इंटर बैंक है ना, ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय द बैंक है। अब इंटर बैंक है ना, तो इंटर बैंक रेट, नो मार्जिन, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना, इसका कंक्लूजन ले आना कि हु विल पे हु, कस्टमर पे टू बैंक और बैंक पेज टू कस्टमर, ऐसा कुछ सोच लेना। कैंसिलेशन आपको आता है पूरा उधर से ले लेना, रेस्पेक्टिव स्पॉट रेट लेना है सर, राइट। और अगर थर्ड डे तक नहीं आया तो थर्ड डे ऑटोमेटिक कैंसिल कर लेना, थर्ड डे का रेट ले लेना। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट लेंगे वो कस्टमर कब आता है उसके हिसाब से। अगर कस्टमर इतने समझो 2 दिन बाद आया तो सिर्फ 2 दिन का इंटरेस्ट लेना, और थर्ड डे तक नहीं आया तो 3 दिन का इंटरेस्ट लेकर एवरीवन क्या कर देना, खत्म, राइट। तो प्लीज देखना, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड में इंटरेस्ट का टाइम पीरियड समझ गए, इनफ्लो आउटफ्लो समझाओ सर। देखो हमेशा बहुत आसान होता है, आपको पता है स्वैप ट्रांजैक्शन याद कर लो। अब स्वैप ट्रांजैक्शन में एक स्वैप तो क्या हो गया, स्वैप में एक तो कैश हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब समझो सेल बाय स्वैप है तो सेल स्पॉट को मिल गया बाय। बाय हमेशा पता है क्या होता है डिफॉल्ट के केस में, वो जो इंटर बैंक में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था ना, वो कहानी समझाने का टाइम नहीं है, सिर्फ जानने का टाइम है अभी। ठीक है सर, अगर बाय सेल स्वैप एक्सपोर्टर का है तो चलो बाय तो स्पॉट कर लिया, सेल क्या होगा, वो इंटर बैंक का कॉन्ट्रैक्टेड रेट है ना, जो कवर करने के लिए किया था डे 1 0 पॉइंट पे, कवर करने के लिए वो है ये। इन दोनों का डिफरेंस से आ जाएगा सर गेन लॉस, सॉरी इनफ्लो आउटफ्लो, नेट नेट इनफ्लो आउटफ्लो पे इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना। अब इन तीनों में अगर इनफ्लो है ना बॉस, फायदा हुआ है हमें तो उसको पास ऑन नहीं करेंगे क्योंकि फॉल्ट किया, और नुकसान है तो रिकवर करना हमारा अधिकार। ऑल सेट एवरीवन, दिस वाज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफॉल्ट। फॉरेन करेंसी एक्सपोजर से रिलेटेड क्या डिस्कशन किया जाए, ऐसे कुछ बताने का मन नहीं है। इकोनॉमिक एक्सपोजर थ्योरी है, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको देखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन एक्सपोजर अकाउंटिंग होता है, नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मतलब ये जो गेन लॉस हो रहे हैं ना हमें रेट फ्लक्चुएशन से, वो जिसको हेज करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स बनी, ध्यान से देखना सर। जिसको हेज करने के लिए बना इनवॉइसिंग इन करेंसी, राइट। ये सब थ्योरी, इसमें से प्रैक्टिकल बताऊं, लीडिंग लैगिंग एक बड़ा प्रैक्टिकल है ना। नेटिंग मैचिंग रेयरली आस्क्ड कॉन्सेप्ट से बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियली बोल के बता रहा हूं क्या क्या पे बात नहीं की। नेटिंग मैचिंग इनवॉइसिंग इन तीनों पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक एक दो दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लीडिंग लैगिंग ध्यान से सुन, वो बोल रहे हैं सर हम पैसा थर्ड मंथ के एंड में लेते, थर्ड मंथ के एंड में लेते तो किस रेट पे लेते, फॉरवर्ड। अगर इंपोर्टर है तो रिसीव करते फॉरवर्ड पे, और एक्सपोर्टर है तो फॉरवर्ड पे पे करते, राइट। हम इसकी जगह हम क्या सोच रहे हैं, अगर इसको बंदे को आज दे दें तो आज देंगे तो क्या होगा, जल्दी देने का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा पहली बात, और फिर आज जो भी स्पॉट रेट है उससे दे पाएंगे। और आज देंगे ना तो आज हमारे पास तो पैसा था नहीं, होता तो पहले ही दे देते, तो हम करेंगे बोरो, और बोरो करने पे पता चल जाएगा विद इंटरेस्ट 3 महीने बाद पैसा कितना लग रहा है। तो कंपेयर कर लेंगे, अगर नेचुरली 3 महीने बाद देते तो फॉरवर्ड रेट से कितना था, और अब बोरोइंग करके 3 महीने बाद देंगे, मतलब उसको तो आज पे कर देंगे, बोरोइंग का पेमेंट 3 महीने बाद करेंगे, तो डिस्काउंट स्पॉट और इंटरेस्ट ऐड करके कितना है। अब ये क्वेश्चन 99% केस में आपको आउटफ्लो के ही आएंगे, तो आउटफ्लो में बोलना लोअर इज बेटर, बट इनफ्लो का आ जाए तो बोल हायर इज बेटर। दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड, इज एन इंटरनल टेक्निक जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट के हमने हेजिंग करके दिखा दी। एक्सटर्नल टेक्निक में सर फॉरवर्ड और मनी मार्केट आपको आता है, फ्यूचर ऑप्शन और स्वैप्स पे अब हमें बात करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। सर
फ्यूचर्स का केस कितना सिंपल है, बोलेंगे सर आज फ्यूचर में पोजीशन लेना है और 6 मंथ के एंड में उसको स्क्वायर ऑफ कर दे। पोजीशन लेने जाते ना भाई साहब, समझना पड़ता है कौन सी ले, लॉन्ग शॉट, और कितनी ले, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ले, और उसके पहले ये भी देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट किसके हैं भाई। तो एक चीज हमेशा, फ्यूचर्स किसका रेट दिया है भाई, डॉलर का रेट दिया है, डॉलर बेस्ड करेंसी है, मतलब डॉलर का ही फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स की गेन लॉस कैसे कैलकुलेट होते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली डॉलर बेचा डॉलर खरीदा, बेच खरीदने से सोच तो पाते हो ना फायदा नुकसान, दैट्स ऑल। ये रहा एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है सर। ये वाला लेफ्ट वाला साइड कभी एग्जाम में आता ही नहीं है, राइट वाला आता है सर, सीधे राइट वाला डिस्कस कर रहा हूँ, पर जान लो है क्या लेफ्ट राइट, सिर्फ जान लो। यहाँ लेफ्ट में क्या हुआ, डॉलर का एक्सपोजर है, 1,10,000 डॉलर देना है, ठीक है, और रेट भी किसके दिए हैं, डॉलर के। इतना इजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता नहीं, ठीक है। राइट वाला क्वेश्चन, डॉलर देना है, रेट दे दिए भाई साहब रुपी के। अब यहाँ फ्यूचर कैसे कंप्लीट होता है देखना, लाइफ सिंपल रहेगी अगर किसी स्टूडेंट ये चीजें आती है तो। कि भाई आज पोजीशन लेना है 6 मंथ के एंड में स्क्वायर ऑफ लेना, तो आज पोजीशन लेने के पहले हमने सोचा चलो आइडेंटिफाई करते हैं फ्यूचर। हमने कहा देखो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट साइज रुपी में है ना, और बेस करेंसी भी रुपी है, मतलब फ्यूचर तो रुपी का है भाई साहब। अब पोजीशन क्या लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एक रूल जान लिया तो कभी कंफ्यूज, पर डेरिवेटिव्स वाला आपको तो पता भी चल गया होगा, डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू डू इन स्पॉट। इस डेरिवेटिव्स में आज वही कर लो जो आप स्पॉट में करते हैं सर। आप अगर एक इंपोर्टर हो, आपको फॉरेन करेंसी पे करना है, तो एज अ एन इंपोर्टर डू यू एग्री, आप स्पॉट में कभी भी वो फॉरेन करेंसी खरीदते, डॉलर खरीदते, पाउंड खरीदते, तो वो डेरिवेटिव्स मार्केट में उस करेंसी को ही खरीद दो। इस केस में सर हमने बोला कि डॉलर खरीदते, तो डेरिवेटिव्स में डॉलर आज ही खरीद लो। अब आप एक बता, डॉलर खरीदने गए लेकिन दुकान किसकी निकली, रुपी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, रुपी बेच देंगे, रुपी का रेट दिया है, क्या आया, सेल होम करेंसी फ्यूचर्स टुडे। इसी का उल्टा एक रिसीवेबल के केस में सोचना और बोलना बाय होम करेंसी टुडे, राइट। तो अभी केस है सर पेबल का, मतलब इंपोर्टर का, तो हम बोलेंगे सेल रुपी फ्यूचर्स। पोजीशन क्या लेनी है वो आया है, कितनी लेनी है वो ध्यान, सर हमें 1,10,000 डॉलर बेच खरीदना है, लेकिन हमने कहा रुपी की दुकान है, तो अब तो रुपी बेचने वाली बात हो गई, राइट। तो 1,10,000 डॉलर जब आप खरीदोगे, तो डू यू अग्री, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 1,10,000 डॉलर कितने रुपए के बराबर है, क्योंकि 1,10 खरीदना है ना इज इक्वल्स टू सेलिंग सम रूपी। सर पहले रेट, रेलेवेंट रेट पता लगाओ, डू यू एग्री, हेजिंग आज कर रहे हैं, तो हेजिंग आज कर रहे हैं, तो फ्यूचर्स का कौन सा रेट मैटर करेगा, आज का या 3 महीने बाद का, आज का। तो 0.021 से 0.0121 से डिवाइड करके हम इस डॉलर एक्सपोज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि बाइंग $110 इज इक्वल्स टू सेलिंग हाउ मच रुपी। तो न्यूमरेटर में बता दिया दिस इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग दिस मच रुपी, होम करेंसी इक्विवेलेंट एक्सपोजर, राइट। सिंपल, जिसको फॉर्मूला समझ में आता है वो दिस डिवाइड बाय, सॉरी, दिस एक्सपोजर डिवाइड बाय फ्यूचर प्राइस करें तो लाइफ सिंपल हो जाएगी। सर ऐसा करने से क्या हो, प्लीज देखना, ये रुपए के टर्म्स में आ गया न्यूमरेटर। अब 1 रुपया सेल कर सकते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज है, एक बार में 2 लाख करना पड़ेगा, सर एक बार में 2 लाख डिवाइड करना 2 लाख से, तो ये भी रुपये में ये रुपये में डिवाइड हो सकता है। पहले क्या था, ये डॉलर में था ये रुपये में था, डिवाइड था नहीं, तो हमने कहा चलो डिवाइड करके होम करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 26.19 को राउंड ऑफ करके बोला 26 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट कहां से आया सर, वो तो ऊपर से आ गया था गोल्डन रूट से, करेक्ट। ये आपने पोजीशन ले ली, 0 डे का 0 पॉइंट का मेहनत खत्म। सेटल करने के लिए दिमाग लगाना, सेटल करने के लिए सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्लीज जो स्टूडेंट इमेजिन कर रहा है उसका काम हो गया। क्या इमेजिन करना है, दो मार्केट है, दो मार्केट, पहला है सर कैश मार्केट, दूसरा है डेरिवेटिव्स मार्केट। कैश मार्केट और डेरिवेटिव, सर डेरिवेटिव्स में क्या किया था, वो फ्यूचर्स खरीद लिए थे, है ना, हेज करने के लिए, 3 महीने के एंड में खड़े हैं वो अपन, अभी से बता दूं, फ्यूचर्स लिए थे 0 पॉइंट पे। डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या किया था, फ्यूचर ले लिए थे, या तो लॉन्ग किया होगा या शॉर्ट किया होगा। तो पहला काम तो है कि उस डेरिवेटिव्स को स्क्वायर ऑफ करो, दूसरा आपके जो एक्चुअल, मतलब जो आपके एक्चुअल बंदे हैं जिनको पेमेंट करना है या फिर जिससे पेमेंट लेना है, राइट, उनका सेटलमेंट करो कैश मार्केट में, है ना, एक्चुअल में वो करेंसीज बाय करके उनको पे करो, एक्चुअल में करेंसीज उनसे रिसीव करके सेल करो, और थर्ड इंटरेस्ट मार्जिन जो, सबसे पहली चीज
आपने 26 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, तो हमने कहा सर अब गेन लॉस पता लगाते हैं। तो डू यू अग्री गेन लॉस के लिए दोनों टाइम की फ्यूचर प्राइजेस चाहिए? ये फ्यूचर प्राइजेस आपके सामने, आपको सोचना है रुपी में क्या करा आपने, सर रुपी में शॉर्ट किया, 0.021 में बेचा, 0.024 में खरीदा। सिंपल लॉजिक। हर वो स्टूडेंट जिसको एक बात समझ नहीं आती वो सबसे बड़ा ब्लंडर करता है। क्या बात? सर जब रुपी, ये हर रुपी का रेट है तो किसकी टर्म्स में? डॉलर की टर्म्स में। हर एक रुपी को जब आप खरीद रहे बेच रहे हो तो गेन लॉस किसकी टर्म्स में? डॉलर की टर्म्स में। तो भाई साहब जब 26 कॉन्ट्रैक्ट जब 26 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे 24 के रेट में, 21 के रेट में सॉरी, है ना, और 24 के रेट में जब उन 26 कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच रहे हो, राइट, तो आपको ये जो भी गेन लॉस हो रहा है, जहां पे हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख रुपए बाइंग सेलिंग की बात थी, ये गेन लॉस किसकी टर्म्स में? सर ये गेन लॉस हो रहा है डॉलर की टर्म्स में। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, इसको रुपये में कन्वर्ट करना भूल जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाता है। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि जो भी आंसर है उसके आगे यार अगर आप अपनी रुपी करेंसी लिखते जा रहे हो ना तो कभी मिस्टेक ही नहीं करोगे डॉलर में रुपी ऐड करने की। ठीक है, आपने बोला इतना डॉलर, अब ये गेन लॉस कब हुआ सर? 3rd मंथ के एंड में। तो इसको स्पॉट में कन्वर्ट करते हैं। अब स्पॉट में कन्वर्ट करने के लिए रेट कौन सा लोगे सर? ऑब्वियसली सर स्पॉट रेट लेंगे पर 3rd मंथ का, 3rd मंथ के एंड में जो मार्केट में रेट है। ठीक है, सिंपल। और जो भी आप रेट लोगे उससे आप कन्वर्ट करके इनफ्लो आउटफ्लो नेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सर हम कैसे मान ले इसमें हमें गेन लॉस हुआ है? तो देखो 21 में बेचा क्योंकि शॉर्ट पोजीशन ली, शॉर्ट पोजीशन ली 0 पॉइंट पे जब रेट था 0.021 और 24 में खरीदा। अब महंगे पे खरीदोगे तो नुकसान ही है ना, तो हमने बोला देखो इतने डॉलर्स का नुकसान है और रुपी टर्म्स में इतना है। सेकेंड, सर अब इस ये हो गया फ्यूचर्स मार्केट सेटल हो, कैश मार्केट में जाओ। कैश मार्केट में जाओ और आपका काम कंप्लीट करके आओ। मतलब जिस भी पार्टी को पैसा देना था 3rd मंथ के एंड में जो भी मार्केट में रेट चल रहा है स्पॉट मार्केट में उस रेट से पे करके आ जाओ। तो 110 डिवाइड बाय 0.0 इतने का आउटफ्लो, लास्ट इंटरेस्ट मार्जिन। हर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 10,000 का मार्जिन देना था जिसपे 12% के रेट से आपका पैसा लूज हुआ 3 महीने के लिए। मार्जिन एक्सपेंस नहीं, उस पे लूज होने वाला इंटरेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, आपने 10,000 लिया, 26 कॉन्ट्रैक्ट लिया, 12% 3 महीने के लिए जो भी इंटरेस्ट लॉस किया, ऐसे करके। एक और बात एक स्टूडेंट ध्यान रखेगा तो कभी मिस्टेक नहीं, हमेशा इनफ्लो आउटफ्लो लिखते जाना, आई ओ लिखना। गेन है तो इनफ्लो, एक्सपोर्ट से पैसा मिला तो इनफ्लो, इंपोर्टर को दिया तो आउटफ्लो, लॉस है तो आउटफ्लो, और इंटरेस्ट ऑन मार्जिन तो आउटफ्लो। इन नोट्स की खासियत है कि आपको रेट्स का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कहाँ पे कौन सा रेट होगा, और ऐसे करके आप फाइनल इनफ्लो आउटफ्लो फाइन कर सकते हो। कूल। ऑप्शन से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड सर एक बात ध्यान से देखना। क्या बात ध्यान से देखोगे आप? ओ ओ ओ ओ ओ ओ सर, सेम ऑप्शन से हेजिंग करना है। आपने एक बात रियलाइज की क्या? यहाँ पे जो फ्यूचर्स का सेटलमेंट था कैश था कि डिलीवरी, मतलब नेट नेट था कि डिलीवरी वाला? सर नेट नेट था, गेन लॉस कैलकुलेट किया, देख लो दोनों का डिफरेंस क्या, राइट। डेरिवेटिव्स में मैंने फ्यूचर्स और फॉरवर्ड का सेटलमेंट दिखाया है। ठीक है, आ जाओ सर। ऑप्शंस के थ्रू जब हेजिंग करेंगे तो कॉमन सेंस, वापस 0 पॉइंट पे पोजीशन लेंगे, 3rd मंथ में सारी सेटल करना है। 0 पॉइंट पे पोजीशन लेंगे तो वही, इसमें लॉन्ग शॉट डिसाइड नहीं करना है। फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉट डिसाइड करते थे, इसमें कॉल पुट डिसाइड करना है। पहला तो डिसाइड करेंगे भाई कॉल या पुट, और दूसरा क्या डिसाइड करेंगे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके पहले करेंसी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि किस पे कॉन्ट्रैक्ट है। सर किस पे कॉन्ट्रैक्ट है? जिसका, चलो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। सर $20,000 जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइज उसका, उसके ऊपर ऑप्शन है, उस करेंसी के ऊपर। तो डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइज है तो पता चल गया कि भाई ऑप्शन डॉलर पे है, मतलब डॉलर को खरीदने का ऑप्शन है, डॉलर को बेचने का ऑप्शन। ठीक है, अब सर एक्सरसाइज रेट की जो बेस करेंसी है वो डॉलर, और प्रीमियम की जो करेंसी है उसकी ऑपोजिट करेंसी में ऑप्शन है। प्रीमियम अगर रुपी में है ना गाइस, तो हमारा प्रीमियम अगर रुपी में है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस पे होगा? डॉलर पे होगा। अब ये पता करके पता चल गया कि भाई डॉलर में, अब डिसाइड करना है कॉल खरीदे या पुट खरीदे। इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग और शॉर्ट, इट्स ऑलवेज लॉन्ग, इट्स अबाउट वेदर कॉल और पुट। ध्यान से देखना सर, हमें पैसा मिलने वाला है फॉरेन करेंसी,
तो उस फॉरेन करेंसी को पैसे को क्या करेंगे सर, कभी भी वो पैसा आएगा तो बेचेंगे, फॉरेन करेंसी बेचेंगे। तो डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू डू इन स्पॉट, आज ही बेच दो। अब आप मुझे कॉमन सेंस लगाकर बताओ, कॉल या पुट, विच गिव्स एन ऑप्शन टू सेल, सर पुट। तो पुट पे बाय पुट, you're an exporter और if you're an importer बाय कॉल, बाय कॉल। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, बाय डॉलर कॉल। क्यों, क्योंकि डॉलर पे ना भाई, तो डॉलर के हिसाब से सोच। ठीक है, परफेक्ट। सर आज जब आपने कर लिया तो बताती थी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, तो लाइफ कितनी सिंपल। सर 1,05,000 रुपए सामने वाली पार्टी को देना, और आप एक बार में, सॉरी, $1,05,000 सामने वाली पार्टी को देना है। एक बार में $1 खरीद सकते हो या फिर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज है, मतलब 20,000 और उसके मल्टीपल में ही खरीद सकते हो। तो डू यू अग्री दोनों डॉलर्स में, तो सिंपली एक दूसरे से डिवाइड करके बता दो ना कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। हमने बोला 5.25, हमने बोला 5, राउंड ऑफ करा, फिर बोला कॉल, क्योंकि डिसीजन लिया ऊपर कॉल पुट का, और लॉन्ग तो हमेशा आता ही है। ये आपने आज कॉन्ट्रैक्ट खरीद के काम समझ। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, आज खरीद लिया ना, तो यहाँ जो सेटलमेंट होगा ना प्लीज वो होगा डिलीवरी से। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है, डिलीवरी से। मतलब फॉरेक्स के केस में एसएफएम की बात कर रहा हूँ, एसएफएम में फॉरेक्स में ऑप्शन का सेटलमेंट कैसे होता है, डिलीवरी से। अब डिलीवरी से सेटल करने में हम फंस गए, क्या फंस गए, ध्यान से सुनना। सर हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट जो खरीदे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि 5 कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हम कितने डॉलर्स खरीद पाएंगे। तो हमने देखा यार 5 कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हम 20,000 एवरी पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से $1,00,000 खरीद सकते हैं। ठीक है, अब $1,00,000 जब हमने खरीदे, ठीक है, तो कितना डॉलर टोटल पे करना था, 1,05,000। अब 1,05,000 में से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 1,00,000 खरीदा जाएंगे, तो हेज्ड तो समझ में आ गया, कितना अनहेज्ड रह गया सर, 5,000 अंडर हेज्ड है, अनहेज्ड है। सर ये ब्रेकअप क्यों कराया, क्योंकि भाई 1,00,000 तो चलो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर खरीद लोगे, किस रेट पे खरीदोगे सर, जो भी एक्सरसाइज रेट है, एक्सरसाइज रेट है 65, तो 65 के एक्सरसाइज रेट पे $1,00,000 खरीद लिया हेज्ड वाला। अब वो 5,000 भी तो खरीदने हैं, सामने वाली पार्टी को पे क्या करोगे, 1,05,000 चाहिए ना, तो किस रेट पे खरीदोगे सर, बेस्ट क्या है, $5,000 के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लो। तो 68 के रेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, देखो 0 पॉइंट पे फॉरवर्ड प्राइस क्या था, 68। तो 68 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया, कितने डॉलर्स के लिए, वो अंडर हेज्ड वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये एक आउटफ्लो खरीदा, $1,00,000, $5,000 खरीदा, एक और आउटफ्लो। सर प्रीमियम कॉस्ट, प्रीमियम कॉस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी डॉलर कॉल प्रीमियम इज 0.8। तो 5 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 20,000, 5 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 20,000 इंटू 0.8, 80,000 का प्रीमियम पे किया। डू यू अग्री, सब सॉरी 80,000 का प्रीमियम, डू यू अग्री, सब रुपी 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 में चल रहा है, फाइनल आउटफ्लो रुपी, सब ऐड कर दो, आउटफ्लो आउटफ्लो, परफेक्ट। सर अब आप बोलोगे सर इसमें प्रीमियम तो 0 पॉइंट पे देते, आपने इंटरेस्ट ऐड किया नहीं, तो इंस्टीट्यूट ने कभी किया है कभी नहीं किया है। हम क्या करेंगे, इजी है, याद तो रख नहीं सकते कौन सा क्वेश्चन में क्या है, कभी भी मत करो और उस रेस्पेक्ट में नोट डाल दो, राइट, तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक सेकंड देना मुझे थोड़ा सा, ठीक है, चलेगा। सर दूसरा वाला केस, राइट हैंड साइड वाला केस बताओ ना, देखना मजेदार बात, यहाँ क्या था, डॉलर का ही एक्सपोजर है और डॉलर का ही कॉन्ट्रैक्ट है। डॉलर का एक्सपोजर भाई और कॉन्ट्रैक्ट रुपी का, फंस गए, क्या करेंगे। अब वो अपना क्लास स्टूडेंट जिसका इमेजिनेशन क्लियर है, जिसने क्लास में क्लैरिटी से पढ़ा है और जिसको पता है कि नोट्स का ब्यूटी क्या है, उसको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यार मुझे तो राइट साइड में ही ट्रैवल करना है, मुझे लेफ्ट में आना ही नहीं है, तो कंफ्यूजन किस बात का। अब वो राइट साइड में ट्रैवल कैसे करता है, देखो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि बॉस ऑप्शन, मतलब दुकान की प्रॉब्लम आएगी, दुकान की प्रॉब्लम कैसे आएगी, देखो आपको कॉल पुट में डिसीजन, आप फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो, आपको जब फॉरेन करेंसी से पैसा आएगा तो आप फॉरेन करेंसी बेचोगे, तो आप बोलते हो डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू डू इन स्पॉट, आप बोलते हो फॉरेन करेंसी आज ही बेच दो, तो आपने कहा चलो डॉलर आज ही बेच दो। जब आप डॉलर बेचने गए तो पता चला दुकान किसकी, रुपी में, तो आपने बोला रुपी खरीदना है। अब रुपी खरीदने का राइट कौन देगा, कॉल या पुट, सर कॉल, मतलब रिसीवेबल में ही यहाँ पुट आ रहा था और यहाँ कॉल आ रहा है, क्यों, क्योंकि करेंसी चेंज हो गई। ऐसे ही पेबल में आएगा पुट, इसीलिए आप यहाँ पे पुट बाय करोगे, कितना, वापस वो होम करेंसी कन्वर्जन। आप बोलोगे सर
Exposure divided by rate. This time which rate? Sir, exercise rate. Do you agree you have a right to buy or a right to sell at exercise rate? So take that. ठीक है, राइट टू बाय और राइट टू सेल एट एक्सरसाइज रेट, फिर आपने वो ले लिया। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो अब ये भी रुपये में आ गया, पर को कर लिया रुपये में कन्वर्ट, और ये भी रुपये में। कॉन्ट्रैक्ट आ गया सर 55 पुट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। लॉन्ग हमेशा फिक्स होता है, 55 अभी आया है, और पुट आपने यहाँ डिसाइड किया था। इतना क्लैरिटी से स्टेप वाइज होता है सर। नेक्स्ट, मतलब यहाँ के आपने सारे काम कर लिए। अब आ गए थर्ड मंथ के एंड में, चलो सेटल करते हैं। अब सेटल करने गए तो देखा यार हेज्ड कितना अनहेज्ड कितना, तो ध्यान से सुनना। आप $1,05,000 खरीदने वाले थे, तो आपने कहा चलो इनको मैं रुपी बेचने के सेंस में दिखा देती हूँ, इसीलिए पुट आया है ना। तो आपने रुपी बेचने वाला सेंस क्रिएट किया। अब कितने रुपए बेच रहे हो, तो आपने बोला 55 कॉन्ट्रैक्ट है, राउंड ऑफ के बाद हर कॉन्ट्रैक्ट में 1,00,000 रुपया बेचेंगे। अब 55 कॉन्ट्रैक्ट में 1,00,000 रुपया किस रेट से बेचेंगे सर? 0.019 के एक्सरसाइज रेट से। मतलब इसको कन्वर्ट करके पता चल जाएगा ना कि कितने डॉलर आने वाले हैं अब तक। तो आपको पता चल गया ना बॉस कि 1,00,000 कि जितना भी रुपया बेचेंगे उसके थ्रू $1,04,500 आ जाएगा। मतलब $1,05,000 जो डॉलर चाहिए उसमें से कितना डॉलर नहीं आया अभी भी? $500 नहीं आया। ठीक है, तो ध्यान से देखना सर, $1,04,500 बेचा किस रेट पे? 0.019 के रेट पे। तो कन्वर्ट करके देखो, आपने बोला इतना डॉलर, प्लीज देखना ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं। यहां पे डॉलर से रुपये में कन्वर्ट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारी लाइफ किस में चल रही है सर? डॉलर में। फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू फाइंड आउट द करेक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम डॉलर से रुपये कन्वर्ट होंगे एक बार, उसके बाद वापस भूल जाओ, सब रुपी रुपी चल रहा है, वापस सब डॉलर डॉलर चल रहा है। हमने उस रुपी को वापस डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, हेज्ड अनहेज्ड आ गया। तो हमने बोला $1,04,500 किस रेट में मिलेंगे? एक्सरसाइज रेट पे। 55 लैक्स का आउटफ्लो। बचे हुए $500 किस रेट पे खरीदे? एक काम करते हैं ना सर, फॉरवर्ड रेट पे खरीद लेंगे, डिवाइड करके उसका आउटफ्लो। और 55 कॉन्ट्रैक्ट है, 55 कॉन्ट्रैक्ट पे हर कॉन्ट्रैक्ट में 1,00,000 रुपया है, और हर एक रुपए पे $0.02 की प्रीमियम, सॉरी पुट है ना, 0.003 पुट की प्रीमियम। ये कैलकुलेट करते से याद आया कि रुपए खरीदने बेचने में डॉलर की प्रीमियम जाएगी। मतलब ये जो टोटल प्रीमियम आई है किस में है? डॉलर में है। और डॉलर की प्रीमियम को, प्रीमियम के कब पे करते हैं? 0 पॉइंट पे। मतलब 0 पॉइंट के ही स्पॉट रेट से, टुडे के स्पॉट रेट से आपने प्रीमियम पे करने के लिए उतना डॉलर खरीदा होगा। मतलब 0.016 से कन्वर्ट करके रुपी टर्म्स में प्रीमियम, विच इज ऑलवेज एन आउटफ्लो, फाइंड कर लेना। प्रीमियम हमेशा आउटफ्लो है, राइट। बाकी चीजें इनफ्लो आउटफ्लो हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है। प्रीमियम इज ऑलवेज एन आउटफ्लो। दिस इज हाउ एवरीवन ऑप्शंस आर टू बी डन। ठीक है, अब बचे हुए टॉपिक्स, रेसिडुअल टॉपिक्स, जिसमें से कुछ कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी आ जाते हैं। एक है सर नॉस्ट्रो अकाउंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्पेसिफिक आता है, जिसमें 2 अकाउंट बनाने हैं सर। एक नॉस्ट्रो में कैश पोजीशन है, सिर्फ स्पॉट ट्रांजैक्शन। दूसरा है एक्सचेंज पोजीशन, जिसमें स्पॉट और फॉरवर्ड दोनों ट्रांजैक्शन लिखना। अकाउंटिंग है डेबिट, मतलब वो अकाउंट्स बनाना है, डेबिट क्रेडिट का काम है। ठीक है, बात आती है सर, जब हम फॉरेन करेंसी बोरो या फिर लेंड करते हैं तो क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, बिड आस्क के ऊपर क्लैरिटी, फॉरवर्ड के ऊपर क्लैरिटी, हाई लो के स्वैप पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिटी, अगर मार्जिन दिया है तो एक्सचेंज मार्जिन के ऊपर क्लैरिटी। वैसे इन्वेस्टमेंट बोरिंग के क्वेश्चन में मार्जिन नहीं आता है, ध्यान से देखना। सर क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। सर पहले इन्वेस्टमेंट बोरिंग के सेंस में बताता हूँ। आप जब बोरो करते हो तो आपके पास 2 चॉइस है। आप इंडिया के हो, आप बोलते हो चलो रुपये में बोरो कर लेता हूँ, तो 1 साल बाद आउटफ्लो कितना? हमने कहा रुपये में बोरो करेंगे, समझो जो भी रेट है 1 साल बाद आउटफ्लो इतना, है ना। तो रुपये में बोरो किया विद इंटरेस्ट। अब जो भी ऑब्वियसली इसमें आप रुपये का इंटरेस्ट रेट लगाओगे, रुपये में बोरो किया 50 रुपया, तो इंटरेस्ट रेट भी रुपये का लगाओगे, माय बैड। रुपये में बोरो किया है, रुपये का जो भी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगा दोगे, रुपये का आउटफ्लो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? $1 बोरो कर लो। अब डॉलर बोरो बोरो करोगे भाई, ठीक है, तो कितना डॉलर बोरो करे? तो आपने देखा यार, $1 इज इक्वल्स टू $50। तो
$1 बोरो करेंगे तो भी पॉकेट में उतना ही रुपया आएगा, और ₹50 बोरो करेंगे तो भी पॉकेट में उतना ही रुपया आएगा। तो जब इनफ्लो सेम है तो इन दोनों के आउटफ्लो कंपेयर कर लेते हैं, लोअर इज बेटर हो जाएगा, करेक्ट। ₹50 बोरो करके जो आउटफ्लो है वो माइंड में रख के लिख लिया अभी। $1 सिंस रुपी पर डॉलर स्पॉट रेट आज 50 है ना, तो हम बोलेंगे डॉलर का रेट लगाओ और 1 महीने बाद का यो तो या तो एक्सपेक्टेड स्पॉट या फॉरवर्ड जो भी दिया है उससे कन्वर्ट करके देख लो कि डॉलर की टर्म्स में आउटफ्लो कितना, राइट। तो इससे ये समझ में आ जाएगा, रुपी की टर्म्स में आउटफ्लो कितना, उससे ये समझ में आ जाएगा कि रुपी में जो पैसा चाहिए उसको रुपी में ही बोरो करो तो कितना आउटफ्लो, और डॉलर वाले रूट से जाके बोरो करो तो कितना आउटफ्लो, और दोनों में से जो भी लोअर है वो हमारा बेटर। एग्जैक्ट सेम थॉट प्रोसेस इन्वेस्टमेंट में लगेगा, है ना। आप बोलोगे डायरेक्ट रुपी का रुपी में इन्वेस्ट कर दिया इतना रिटर्न मिला, राइट। रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने गए, कन्वर्टेड डॉलर को डॉलर में इन्वेस्ट किया, अब जो वो डॉलर रिडीम हुआ तो उसको वापस फॉरवर्ड या फिर एक्सपेक्टेड स्पॉट से रुपये में कन्वर्ट किया। अब दोनों इनफ्लो को कंपेयर करो और देख लो, इन्वेस्ट हो तो हायर इज बेटर इनफ्लो, होम करेंसी मैटर्स, मेच्योरिटी पे देख लेना। बोरोइंग हो तो देख लेना मेच्योरिटी पे होम करेंसी की टर्म्स में इससे कम आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है सर। ये this is how you will have to think practically, there is no standard way to do it, you'll have to think at every step, ठीक है सर। इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इमेजिनेशन की जरूरत। सर यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, जिस स्टूडेंट को फिर से टाइमलाइन पे क्लैरिटी है वो कभी मिस्टेक करेगा ही नहीं, उसको पता है जीरो पे खड़ा हूं तो स्पॉट यूज करना है, अब इंटरेस्ट ऐड कर दिया है तो फ्यूचर डेट पे जा चुका हूँ, और फ्यूचर डेट पे जा चुका हूँ तो या तो एस्टिमेट एक्सपेक्टेड स्पॉट या फिर फॉरवर्ड जो भी है यूज करना है। सर एग्जामिनर एक्सपेक्टेड स्पॉट फॉरवर्ड ना भी दे, या तो वो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट्स देगा, तो क्या करोगे, परचेसिंग पावर पैरिटी या फिर इंटरेस्ट रेट पैरिटी लगाकर फॉरवर्ड या फिर एक्सपेक्टेड स्पॉट फाइंड करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है सर। इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट बहुत ही इजी और सटीक क्या होता है सर, सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट क्या बोलता है कि यार हमारी कंपनी की लोकेशन 4 जगह, उन सबको पेरेंट समझो, पेरेंट इंडिया है, बोले उन सबको आज के रेट से, क्योंकि आज कन्वर्ट कर रहे हैं रुपये में कन्वर्ट कर दो, और रुपये वाले पैसे को इन्वेस्ट कर दो 1 साल के लिए, और देख लो रुपये में कितना हो रहा है 1 साल बाद। दूसरा बोले डिसेंट्रलाइज रहने दो, रेस्पेक्टिव करेंसी को रेस्पेक्टिव डिविजन में ही इन्वेस्ट होने दो, सब्सिडरीज में उनकी करेंसी में जान दो, मतलब उनका ही इंटरेस्ट रेट लेना, रुपी में रुपी का लगाना, डॉलर में डॉलर का लगाना, येन में सॉरी पाउंड में पाउंड का लगाना, और फिर जो भी होगा फाइनल उनका अमाउंट 1 साल बाद उनको फॉरवर्ड रेट से, क्योंकि 1 साल बाद खड़े, कन्वर्ट करना रुपी में। अब इस रुपी को और इस रुपी को कंपेयर करके देख लेना कि क्या इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, जो ज्यादा है वो ऑप्शन बेटर है वो कर लेंगे। अब इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बात आती है, ध्यान रखना सर। पहली बात जो मार्क कर दी समझ में आ गई बिना बोले, सेकंड हो सकता है इनमें से एक जगह हमने बोरो किया है तो यहाँ कैश एक्सेस था, यहाँ है डेफिसिट, तो अगर एग्जामिनर ने बोरोइंग और डिपॉजिट के अलग अलग रेट दिए तो जहाँ एक्सेस था ना, समझो यहाँ दोनों एक्सेस था तो ये डिपॉजिट के रेट लगेंगे, और यहाँ डेफिसिट था तो बोरोइंग के रेट लगेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से आपको सारे थॉट प्रोसेस बिल्ड करनी पड़ेगी। दिस इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द कैश मैनेजमेंट। सिमिलर इमेजिनेशन जाएगा सर, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग बहुत ईजी, होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच, नाम ही क्या बोल रहा है, सबको पहले होम करेंसी में कन्वर्ट करना। सर कैपिटल बजटिंग क्या बोलता है, एनपीवी, एक आउटफ्लो होंगे बहुत सारे इनफ्लो होंगे, लेकिन हम बैठे हैं इंडिया में, प्रोजेक्टिव फॉरेन में, तो हम बोलेंगे चलो इन सबको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लो, जो जीरो पॉइंट पे उसको स्पॉट पे कर लो, फ्यूचर वालों को रेस्पेक्टिव स्पॉट एक्सपेक्टेड या फिर फॉरवर्ड से कर लो रेस्पेक्टिव। तब जब रुपी पे आ गए फिर तो इंटर का क्वेश्चन बन गया, सीए इंटर का, रुपी में आउटफ्लो रुपी में इनफ्लो, रुपी का डिस्काउंट रेट लगाना, एनपीवी आ जाएगी, करेक्ट, सिंपल। फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या बोलता है, ध्यान से देखना, फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या बोलता है सर, आउटफ्लो है और मल्टीपल इनफ्लो, राइट। इन सबको, ये डॉलर्स में, हम बैठे इंडिया में, इनको डॉलर में ही इनकी एनपीवी डाल दो, यहाँ पे देखा क्या, पहले सब रुपी में आया, होम करेंसी में आया, फिर एनपीवी डाला इनका। फॉरेन करेंसी अप्रोच में फॉरेन करेंसी में ही एनपीवी तक आ जाओ, मतलब कोई कन्वर्जन में दिमाग लगाना नहीं है, रेट कौन सा होगा एक बात दिमाग में बैठा लो, जो करेंसी पे काम कर रहे हैं उसका रेट चलेगा, यहाँ रुपी में काम कर रहे थे रुपी का रेट था, यहाँ डॉलर्स में काम कर रहे हैं डॉलर का रेट, सर अलग अलग होते हैं रेट्स, नीचे बताता हूँ, ठीक है। एनपीवी आ गया डॉलर का, अब एनपीवी तो होता ही नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट जीरो पॉइंट स्पॉट रेट, स्पॉट पे कन्वर्ट कर लेना,
टर्म्स में एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना सर, क्या होगा ना, हम जब इंडिया के ना, तो हमें एग्जामिनर पता है किसका डिस्काउंटिंग रेट देगा, इंडिया का, लेकिन हमें डिस्काउंटिंग रेट किसका चाहिए, फॉरेन का। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी अप्रोच है। तो हम बोलेंगे 1+ हमारा डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल्स टू 1+ हमारा रिस्क फ्री रेट इंटू 1+ रिस्क प्रीमियम। तो ये पता है और ये पता है, तो ए आ जाएगा। अब ए तो ऊपर और नीचे सेम है ना, रिस्क प्रीमियम तो प्रोजेक्ट की है, कंट्री की तो है नहीं, राइट। तो वापस वापस इसमें जब फॉरेन करेंसी का रिस्क फ्री रेट एडजस्ट कर लेंगे, रिस्क प्रीमियम में फॉरेन करेंसी का रिस्क फ्री रेट एडजस्ट कर लेंगे, तो फॉरेन करेंसी का पूरा डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा, है ना। दिस इज द प्रोसेस टू डू इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो क्या बोलता है सर, एनपीवी कैलकुलेट करो। देखो एक प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा इक्विटी डेट दोनों का लगा है, लेकिन एनपीवी कैलकुलेट करो जो क्या बोलती है सर, पूरा इक्विटी मान के कर लो। क्वेश्चन में क्या करेगा, इक्विटी का के ही दिया रहेगा, ऐसा अज्यूम करना इंटरेस्ट है ही नहीं, मतलब पूरे एबिट में से पूरा टैक्स दे दो, नो इंटरेस्ट एट ऑल। एबिट में टैक्स दिया, बचा हुआ पूरा प्रॉफिट इक्विटी का, वो सारे इनफ्लोज डेप्रिसिएशन एड बैक कर देना, कैश के फॉर्म में आ जाओगे, है ना, कैश प्रॉफिट आ जाएगा। पूरा कैश फ्लो को इक्विटी के रेट से डिस्काउंट करके बोल दो ये बेस केस एनपीवी हो गया, मैटर क्लॉज। अब उसको डिस्काउंट भी किससे करोगे, केई से, क्योंकि रेट भी किसके, कैश फ्लोज भी किसके। अब इसमें क्या करेंगे, डेट का इफेक्ट देंगे। डेट से आए दो बेनिफिट, पहला तो टैक्स का बेनिफिट आया, मैं इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स नहीं बोल रहा हूँ, 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया तो 100 × 1 - 30% नहीं बोल रहा हूँ, मेरा 70 रुपी से कंसर्न नहीं, मेरा 30 रुपये में काम है, क्योंकि 100 रुपया तो जाना ही था बाहर, इक्विटी को जाएगा या डेट को जाएगा। फर्क यह है कि जब डेट को गया तो 30 रुपया बचेगा भी टैक्स के फॉर्म में, राइट। तो मेरे वो टैक्स बेनिफिट 30 रुपए से मतलब है, तो वो सारे फ्यूचर वाले 30-30 रुपए, अदर कैश फ्लो मतलब ये दोनों कैश, इन सारे फ्यूचर टैक्स बेनिफिट को डिस्काउंट करके ऐड करो, क्योंकि ये मेरा बेनिफिट है, राइट। किससे डिस्काउंट करोगे, केडी से, और वो भी कौन सा, प्री टैक्स, राइट। दूसरा सर, आज मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करी, डेट ट्रेस किया, तो अब वो फ्लोटेशन कॉस्ट, एवरीवन फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या करना है, वो जो फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने इनकर की आज, वो नेट ऑफ टैक्स मुझे बेनिफिट देगी। यहाँ पे मैं टैक्स की नहीं, नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब वो 70% कॉम्पोनेंट की बात कर रहा हूँ। उसको भी सिंस ये प्रेजेंट में ही है तो इतना पीवी करने की जरूरत नहीं है, ये भी ये माइनस कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ये डेट लेने की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट है, माइनस होगी, ये इंटरेस्ट का बेनिफिट है, ऐड होगा, और बेस केस एनपीवी तो एज इट इज आती है। ऐसा करके जो एनपीवी आएगी उसको आप बोलोगे एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये केई से होंगे, बचे हुए दोनों का डिस्काउंटिंग प्री टैक्स केडी से होगा। ऐसे करके एनपीवी का आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। लास्ट एडीआर, यार आईडीआर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सिचुएशन है। एग्जामिनर बोलता है यार सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करेंगे कि यार जीडीआर का इशू प्राइस क्या रखें। तो हमने बोला यार इंडिया में जो शेयर का प्राइस है और हर एडीआर जीडीआर में जितने शेयर है, तो देख लो ये कितना बनता है बॉस। अब हमने कहा यार हम तो थोड़ा डिस्काउंट भी देना चाहते, तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो पता चल जाएगा कि यार हर जीडीआर पे आफ्टर डिस्काउंट इतना रेस करना है। लेकिन एमपीएस तो इंडिया में था ना, रूपी टर्म्स में, एडीआर रेज हो रहा है अमेरिका में, तो चलो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो भी सिचुएशन की है दिए है ना, डिपेंडिंग अपॉन बेस करेंसी प्राइस करेंसी, तो पता चल जाएगा कि उनकी करेंसी के टर्म्स में इशू प्राइस कितना। अब जितना इशू प्राइस है उतना हाथ में थोड़ी आएगा, कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है, समझो 2% फ्लोटेशन, तो जितना भी इशू प्राइस आया उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके पता चल जाएगा नेट नेट हमारे पॉकेट में हर रिसीट, हर डिपॉजिटरी रिसीट के नाम पे कितना आ रहा है। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना है। भाई टोटल चाहिए पैसा इतना, हर डिपॉजिटरी रिसीट से आ रहा है इतना, तो डिवाइड करके पता चल जाएगा ना कि कितना डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना है, क्योंकि कितना आ रहा है वो ये बताएगा, ना कि इशू प्राइस। कौन बताएगा, नेट प्रोसीड बताएगा, ठीक है। और लास्ट, जैसे गॉर्डन्स मॉडल लगाते हो वैसे ही d1 डिवाइड बाय के प्लस जी, सॉरी d1 डिवाइड बाय p0 प्लस जी, बट p0 की जगह इस बार क्या रखना, नेट प्रोसीड, क्योंकि जो मिला है हमें वो क्या है, नेट प्रोसीड। बट मिस्टेक मत करना, दोनों सेम करेंसी में होना चाहिए, दोनों सेम करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। या टोटल एग्जामिनर इतना डिविडेंड दे रहा है तो फॉरेन करेंसी में कितना पहुंचेगा, कंपनी ने डिविडेंड दिया है ना, तो वो तो एक शेयर पे इतना डिविडेंड है, समझो 2 रुपए एक शेयर में डिविडेंड है, बट हर जीडीआर में अगर 3 शेयर है तो टोटल 6 रुपए का डिविडेंड। अब 6 रुपए का डिविडेंड है तो ये तो रुपी में उन तक कितना पहुंचेगा, डॉलर डिविडेंड डिवाइड बाय डॉलर नेट प्रोसीड, ये तो डॉलर प्रोसीड, डॉलर नेट प्रोसीड तो डॉलर में ही है, फॉरेन करेंसी में ही है, प्लस जी विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ depository receipt. This is everyone everything with respect to the chapter of forex. I hope मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा पाया।
लेक्चर्स डेरिवेटिव्स का देख लेना, पसंद आ रहे तो अपने फ्रेंड्स को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, खुश कर दो, मोटिवेट कर दो मुझे कि सर ऐसे और चीजें आने दो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।